हाँ डियर फ्रेंड्स, इस फाइल के अंदर अपन आर्टिकल नंबर 75 जो है उसको डिटेल में देखते हैं। देखो 75 का जो माइक्रो है वो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, ये 75 का माइक्रो है। तो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल नंबर 75 को। ठीक, इसमें बेसिक मैं आपको बताता हूँ जैसे क्या क्या मेन मेन चीज़ें हैं। जैसे इसमें टोटल 1 से लेके 6 अपन को सब आर्टिकल मिलेंगे। एक के अंदर 2 पार्ट और हैं, क और ख। तो 75 एक कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की सलाह पर। फिर एक के अंदर 91वां संविधान संशोधन 2003, जिससे कि मंत्रिपरिषद की जो समय अधिकतम सीमा थी उसको बांधा गया अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा ये कितनी, लोकसभा का 15%। पहले अपन ने देख लिया था, पिछली फाइल में भी देखा था अनुच्छेद 74 में। ये लोकसभा का 15% है, संसद का नहीं। ना संसद है ना राज्यसभा है, क्या है, लोकसभा का 15%। एक है के अंदर है वही 91 संविधान संशोधन 2003 अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा कि 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल के लिए दल बदल के कारण अयोग्य घोषित करार दिया गया, तो वो मंत्री पद के ऊपर भी नहीं बैठ पाएगा, मतलब मंत्री के रूप में उसका चयन नहीं हो सकता। कब तक अपन ने देखा हुआ है, पिछली फाइल देखो आर्टिकल नंबर 74 में पूरा डिटेल में है, इंट्रोडक्शन वाली। फिर 75(2) के अंदर है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इसी को अपन बोलते हैं व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी देखेंगे डिटेल में। 75(3) के अंदर है मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, किसके, लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति और सामूहिक कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होता है, ये बात 75(2) में बात करें तो मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। मंत्रिपरिषद तो व्यक्तिगत रूप से कैसे होगी, इंडिविजुअल मंत्री होगा, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। और फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, ये मंत्रिपरिषद है 3 में। फिर 75(4) में कि मंत्री द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ, ठीक है, ये राष्ट्रपति दिलाते हैं। तीसरी अनुसूची में इसका पूरा वर्णन है, देखेंगे अभी। फिर 75(5) में कि निरंतर 6 मास तक कोई संसद सदस्य नहीं है तो मंत्री भी नहीं रहेगा। ठीक है ना, मतलब ये वो है कि अधिकतम 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति बगैर संसद सदस्य रहे मंत्री बन सकता है। अभी आएगा, डिटेल देखेंगे। फिर मंत्रियों के वेतन भत्ते ये संसद द्वारा निर्धारित होते हैं समय समय पर। जैसे अभी अपन ने देखा 1952 का एक्ट बना हुआ है। अभी कोरोना के कारण, जैसे मैंने बताया था, ये 52 है। कोरोना के कारण जैसे अभी अमेंड हुआ, 30% रिडक्शन हुआ सैलरी में, बताया था पहले भी। और फिर ये वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में नहीं है, ये समझने वाली बात है। इनका शपथ का प्रारूप तो है तीसरी अनुसूची में, 74(4) की जो बात है, शपथ तो तीसरी अनुसूची में है, लेकिन इनके जो वेतन भत्ते हैं वो दूसरी अनुसूची के अंदर नहीं। ठीक है, ये 1952 में एक्ट बना, उसके अंदर ये वर्णित है। तो ऐसे ही ये 75 एक का ये माइक्रो मैंने आपको बताया, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये लो, थोड़ा जूम कर दूं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो 75 का। ठीक है, इनको लिख लो आप। फिर अपन आप फाइल के अंदर इनकी चर्चा करते हैं डिटेल में, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। तो ये अपनी बेस फाइल। आओ, सबसे पहले अपन देखते हैं अनुच्छेद 75(1). ठीक है, 75(1) क्या बोलता है, मतलब टेक्स्ट अपन ने पहले देखा हुआ, इसका डिटेल देखते हैं। क्या है, संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की, संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की, मतलब भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख डी जूरे एग्जीक्यूटिव हेड होता है, तथा वास्तविक कार्यकारी प्रमुख डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि 42वें व 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। ठीक है ना, राष्ट्रपति बाध्य है मंत्रिपरिषद जो उसको सलाह देगी उसको मानने के लिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है ना, मतलब देखो सबसे पहली बात तो जो ये संसदीय व्यवस्था के अंदर की फीचर है। ये संसदीय व्यवस्था मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अध्यक्षीय प्रणाली में नहीं, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं, डिफरेंस अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र का होता है, डी जूरे का मतलब नाम मात्र का। ठीक है, नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और वास्तविक एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, सरकार का प्रमुख वास्तविक हेड कौन होता है एग्जीक्यूटिव का, उसको अपन बोलते हैं डी फैक्टो, वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो समझने वाली बात है कि राष्ट्रपति नाम मात्र डी जूरे, प्रधानमंत्री वास्तविक डी फैक्टो। ठीक है, ये अपने को समझना है।
अभी नाम मात्र और वास्तविक क्या होता है, ठीक है ना, डी जूरे और डी फैक्टो। इसको एक मैं आपको एग्जांपल थोड़ा और मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कोई महिला सरपंच होती है, जैसे महिला के लिए सीट रिजर्व हुई है सरपंच की, तो उसमें महिला का निर्वाचन हो गया। लेकिन भारतीय समाज जैसे अपन देखते हैं पितृसत्तात्मक होने के कारण महिला बस वो महिला सरपंच जो वो नाम मात्र की ही रह जाती है। ठीक है, महिला सरपंच नाम मात्र की होती है डी जूरे। असली जो उस महिला सरपंच के नाम पर जो शक्ति को उपभोग जो करते हैं वो उनके परिवारजन होते हैं, खासतौर पे उस महिला का पति। तो महिला का पति जो होता है वो वास्तविक सरपंच होता है डिफेक्टो। समझ गए? तो नाम मात्रा मतलब सिर्फ दिखावे के लिए, तो दिखावे के लिए तो वो क्या है, वो महिला सरपंच है, चुन ली गई है, सब निर्वाचित हैं, मतलब महिला, लेकिन फिर भी वो सिर्फ नाम मात्र की है, डी जूरे। और वास्तविक सत्ता का उपभोग कौन करते हैं, उनके पति। तो इसलिए पति क्या है, वास्तविक या डिफेक्टो, जो उस पावर को यूज कर रहे हैं। समझ गए? तो इसी तरह नाम मात्र के राष्ट्रपति डी जूरो और वास्तविक डिफेक्टो प्रधानमंत्री, ये चीज है। और ऐसा क्यों है ये देख लो। जैसे महिला के अंदर क्यों वो डी जूरो है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण। और जहां तक संसदीय प्रणाली में अपनी सरकार कार्यकारी जो अंग है अपनी सरकार का, उसके अंदर ये ऐसा क्यों है, क्यों राष्ट्रपति डी जूरे है, क्योंकि राष्ट्रपति बाध्य है मानने के लिए। जैसे वो महिला बाध्य है पितृसत्तात्मक समाज के कारण, महिला सरपंच बाध्य है पितृसत्तात्मक समाज के कारण शक्ति का उपभोग नहीं करने के लिए, उसी तरह राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी, तो इसलिए वो सिर्फ डी जूरे है। सलाह जिसने दिया वो हो गया ना मेन। तो सलाह देने वाला मेन कौन है, मंत्रिपरिषद है सलाह, लेकिन मंत्रिपरिषद किसके अंडर में काम करती है, प्रधानमंत्री की। ये अपने को समझना है। तो प्रावधान 42वें संविधान 42वें 44वें संविधान संशोधन से अपन ने देखा कि बाध्य या बाध्यकारी या अनिवार्यता का अंश डाला गया है। अनुच्छेद 74(1) अपन ने जैसे देखा था, ये तो 75(1) है, 74(1) पहले देखा, उसकी ये बात है। समझ गए? फिर इसी में अपन थोड़ी एक चीज नीचे देखते हैं, इसी का दूसरा रूप कि मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर राष्ट्रपति के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य असंवैधानिक होता है, क्योंकि भाई लिखा हुआ है 74(1) में। फिर ये दो संविधान संशोधनों से इसको और प्रबल बना दिया, 42वें में 1976 में इंदिरा गांधी और 44 में 1978 में 1978 में मुरारजी देसाई के द्वारा। ठीक है ना? परंतु फिर क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर राष्ट्रपति द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य असंवैधानिक होता है, परंतु राष्ट्रपति लोकसभा में विश्वास मत खोए मंत्रिपरिषद की सलाह मानने तो बाध्य नहीं है। भाई जिसको कॉन्फिडेंस है, अभी लोकसभा में बहुमत क्या होता है, अभी अपन देखेंगे कि लोकसभा में विश्वास क्या होता है, मतलब वो ये सामूहिक उत्तरदायित्व। तो लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक वो मानने के लिए, ऐसा मंत्रिपरिषद जिसको लोकसभा में बहुमत है, ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन ऐसा मंत्रिपरिषद जो लोकसभा में अपना बहुमत खो चुका है या विश्वास खो चुका है, ऐसे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। फिर क्या है, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। मतलब राज्य का मतलब स्टेट है, मतलब भारत एक स्टेट। यहाँ वो राज्य अपन को वो नहीं समझना है, राजस्थान राज्य है ऐसे राज्य, जैसे अपने देखते हैं आज अपने, तो अलग अलग स्टेट होने के कारण तो ये अपन ये नहीं समझना है कि ये राज्य का प्रमुख, ठीक है ना। जबकि प्रधानमंत्री जो सरकार को अपन बोलेंगे गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये जब भाग 5 की अपन जैसे बात करें तो यूनियन की बात है, ऐसे समझ गए। तो ये चीज है, ओके ओके। अब अपन देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। आप देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो अब देखो पहले 2-3 लाइन पढ़ लेते फिर आगे डिटेल आएगी, अपन देखते हैं दूसरी बात। अनुच्छेद 75(1) के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, अभी अपन ने देखा ही। फिर क्या है, इसका आशय यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने हेतु स्वतंत्र है। संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में है ना, लोकसभा बार बार देखना ही है, संसद नहीं है, लोकसभा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, या तो एक दल जिसको अपन देखते हैं बहुमत है, बहुमत मतलब 50% से ज्यादा उसके पक्ष में है, तो जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल, अथवा एक दल को बहुमत नहीं है तो अगर किसी गठबंधन को बहुमत है, जैसे 1989 के बाद अपन देखते हैं गठबंधन सरकारों का दौर आएगा, तो गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त राष्ट्रपति करता है, हर किसी को नहीं कर सकता। फिर क्या 1952 से 64 तक, अब देखो यहाँ से क्या चालू हो जाती है, ये प्रधानमंत्री की कहानी चालू है।
तो वैसे तो क्या अपन इसको एक सेपरेट फाइल में देखेंगे, सारा प्रधानमंत्री का जो एपिसोड है, ये देखो, ये मतलब कि हर प्रधानमंत्री के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये अलग से अपनी फाइल बनी हुई है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन ये थ्योरी आप अच्छी तरह थोड़ा पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो वो फाइल और अच्छा समझ में आएगा, मैं तो समझ में आएगा, और इम्पोर्टेंट है। नो डाउट फैक्ट सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ, ये इनके पीछे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट आज अपन को क्वेश्चन के रूप में सामने देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये यहाँ से देखते हैं 1952 से 64। अब अपन देखते हैं कि समय समय पर क्या हुआ कि भाई राष्ट्रपति जैसे प्रधानमंत्री को चुनता है, तो अपन ने देखा है तो लोकसभा में बहुमत हो जिस दल का, उसके नेता को या गठबंधन के नेता को। अब देखो समय समय पर कैसे चीजें अलग अलग रूप में अपने को सामने आएंगी। समय समय पर कैसे, क्योंकि गठबंधन वाली चीजें 1989 से पहले नहीं थी, तो उस समय से पहले 89 से पहले राष्ट्रपति जिसको चुनता था वो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता था। अब अपन देखते हैं, आओ एग्जाम्पल्स के रूप में 1952 से 64 तक लोकसभा के सबसे बड़े दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया। ठीक है, 1952 से 64, तो लोकसभा में सबसे बड़ा दल कांग्रेस, और कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू को इस 52 से 64 तक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया राष्ट्रपति द्वारा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद मंत्रिमंडल, ठीक है ना, मंत्रिमंडल अब क्या हो गया, कैबिनेट। मंत्रिमंडल के सबसे वरिष्ठ नेता, ठीक है ना, सबसे वरिष्ठ नेता को गुलजारी लाल नंदा थे, ये सबसे वरिष्ठ नेता गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ना, कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ठीक है, फॉर ए टाइम बीइंग। तथा लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद पुनः गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया। कार्यवाहक प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री नहीं है, तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो अपन देखिए गुलजारी लाल नंदा 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए, तो ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। लिस्ट में आएगा भी, देखेंगे अपन, ठीक है। फिर अपन देखते हैं यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो, तो अभी तक अपन जैसे देख रहे थे भाई, जब तक चीज चली आ रही थी तब तक तो मतलब बहुमत चला आ रहा था किसी एक दल को, तब तक तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं राष्ट्रपति के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त करना। लेकिन जब लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत ही नहीं है, तो राष्ट्रपति के सामने दिक्कत है। तो यही वो चीज है, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो, स्पष्ट बहुमत है 50% से ज्यादा किसी के पास नहीं है वोट, तो राष्ट्रपति अपनी विवेक स्वतंत्रता, जैसे अपने राष्ट्रपति की विवेक शक्तियों के अंदर भी इस प्रोविजन को देखा है डिस्क्रिप्शन पावर्स में, ठीक है ना, राष्ट्रपति अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए सबसे बड़े दल, है ना, बहुमत तो किसी के पास नहीं है, ठीक है ना, तो किसी के पास जैसे 25% वोट्स हैं, किसी के पास 30% वोट्स हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, 30% मत वाला। बहुमत तो इसके पास भी नहीं, बहुमत का तो मतलब क्या है, 50% से ज्यादा। तो सबसे बड़े दल अथवा या तो सबसे बड़ा दल हो जाए, और सबसे बड़ा दल नहीं है, ठीक है, तो क्या गठबंधन के जैसे जो है नेता है उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है ना, अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कहता है, ठीक है ना। ये लाइन ये इंपॉर्टेंट है, 1 माह वाली, याद रखना अपना को। फिर क्या है, जैसे राष्ट्रपति द्वारा इस विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग प्रथम बार 1979 में किया गया, है ना, मतलब 1979 में क्या था, जैसे 77 में मोरारजी देसाई सरकार चुन के आई थी और 79 के अंदर उसका पतन हुआ था, तो ये वही है। 79 में किया गया जब तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद 1979 में चरण सिंह, ये गठबंधन के नेता थे, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, है ना। आप तो सिर्फ बची यहाँ इंसिडेंट याद रखो, जब अपन प्रधानमंत्री वाली फाइल देखेंगे, ये देखो इस प्रधानमंत्री वाली फाइल के अंदर सारी चीज मेंशन है यहाँ, ये देख लो, इंदिरा गांधी, फिर मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, ये कभी लोकसभा उन्होंने फेस नहीं करी, ऐसे, ठीक है। राष्ट्रपति लिखा हुआ नीलम संजीव रेड्डी। तो इस फाइल के अंदर मैं सारी चीजें बता दूंगा, बस आप तो एक बार इनको चीजों को समझ लो कि कैसे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के चयन को लेकर अलग अलग परिपाटियां अपनाई गई हैं समय समय पर। फिर आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होने पर वह उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी न हो, तो उस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति अपनी विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग करता है। समझ गए कि प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु होगी और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी है ही नहीं। जैसे 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने की प्रथा को अनदेखा किया। जैसे अपन ने देखा नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा को नियुक्त किया गया था कार्यवाहक प्रधानमंत्री,
लेकिन इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी को अपन जैसे देखते हैं कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया, फुल फ्लैज प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ठीक है ना। एक्चुअली ज्ञानी जैल सिंह साहब में स्थिति भी कुछ ऐसी विकट ही थी, क्योंकि अपन जैसे देखते हैं सिख दंगे जैसे जो हो गए थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उसके कारण बहुत जरूरी था कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं, बिल्कुल एक स्थायी प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दी जाए किसी कांग्रेस के मेंबर को, ताकि दंगों पर रोक लगे। समझे। तो ये चीज थी। तो गुलजारी नंदा एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, और गुलजारी लाल नंदा के अलावा कोई व्यक्ति कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बना। ठीक है। उप प्रधानमंत्री जरूर बने व्यक्ति ऐसे। ठीक है। फिर अपन ने देखा कि ये देखा भूतकाल में जवाहरलाल नेहरू व लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के उपरांत गुलजारी लाल नंदा को राष्ट्रपति द्वारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। ये अपन को देखना। फिर का 1989, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखो आप, 1989 है ना, 8 और 9 ऐसे। ठीक है, दोनों 8 9। ठीक है। तो ये गठबंधन है। 1989 से भारत में वास्तविक गठबंधन सरकारों का युग प्रारंभ हुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है ना। ये क्या है, 89 में राजीव गांधी इस्तीफा दे देते हैं, फिर वीपी सिंह से शुरुआत होती है। फिर वीपी सिंह कैसे मतलब चंद्रशेखर को काउंटर करने के लिए देवीलाल के साथ मिलकर राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ। फिर चंद्रशेखर के वीपी सिंह के बाद अपन जैसे देखते हैं कि अलग अलग तरीके से प्रधानमंत्री गठबंधन के रूप में चलते जाते हैं। चंद्रशेखर, फिर जैसे अपन देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर देवगौड़ा, आई के गुजराल, सारी ये कहानी फिर चलती रहती है। तो ये सारा अपन ने इसके अंदर डिस्कस किया हुआ। देखो मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आपको कोई यूं नहीं हो कि कैसे देखेंगे। देखो ये है वो दौरा 1989 वाला ऐसे। तो काफी अच्छे अच्छे इसकी वीडियो है, सब मैं आपको बताऊंगा, आगे देखेंगे। वीपी सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर पीवी नरसिम्हा राव उन्होंने स्थायित्व दिया। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीने। देखो 13 महीने ऊपर, ये 13 दिन का था, लेकिन ये फेमस हुआ 16 दिन के रूप में, मतलब 16 वास्तविक 16 दिन था, इन फेमस हुआ 13 दिन के रूप में पहले। फिर दूसरा कार्यकाल था वो 13 महीने। फिर अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं 4 साल, मतलब 5 साल के लिए, 1999 से 2004 ऐसे। फिर मनमोहन सिंह ही 2004। तो ये 1989 से जो शुरुआत हुई ना गठबंधन की, ये 1989 से, वो अपन काफी अच्छा देखेंगे, है ना। ऐसी चीज आ जाएंगी। 8वें प्रधानमंत्री 1989 में ऐसे। ठीक है, आएगी डिटेल में देखेंगे अपन सारा। तो 1989 से गठबंधन, और 89 आ रहा है तो 89 के अंदर ही 1989 89 में ही 8वें प्रधानमंत्री। भाई 19 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, 1900 से चालू है, 20वीं शताब्दी में सारी कहानी अपनी 1952 जैसे सरकार निर्वाचित हुई है वो, 1947 में तो आजादी हुई। तो 8 में 8वां प्रधानमंत्री, और 8 9 गठबंधन ऐसे। ये गठबंधन बन रहा है ना, 1 और 2, सपोर्ट करो एक दूसरे को ऐसे, ये चीज है। तो 1989 से भारत में वास्तविक गठबंधन सरकारों का युग प्रारंभ हुआ। गठबंधन सरकारों के दौर में प्रधानमंत्री की शक्ति और प्रभाव का ह्रास हुआ। ठीक है ना। अब देखो ये वही है, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन, एच डी देवगौड़ा, आई के गुजराल, और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी 1998, ये 13 महीने था, को गठबंधन के नेता के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक है। तो ये पूरी अपन अच्छे से देखेंगे, सारा मैं आपको बताऊंगा चीजें, घटनाक्रम कैसे क्या हुआ, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जानना जरूरी है। ठीक है, ऐसी चीजें। फिर आगे अपन देखते हैं मित्रों क्या है। अब अपन देखते हैं फ्रेंड्स गठबंधन सरकार के दोष। जैसे अपन ने देखा 1989 से चला ही गठबंधन का दौर, और ये चलता रहा। अपन जैसे देखते हैं कि 2004 तक, मतलब 1999 तक चलता रहा, जब तक अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण रूप से बहुमत में नहीं आए। 1989 से चालू हुआ, याद कैसे रखेंगे, देखो 1989 से चालू हुआ, ठीक है, और 99 तक ये चला, क्योंकि 99 में फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ जाते हैं 5 साल के लिए ऐसे। ऐसे अपन को देखना है ये गठबंधन, और फिर 99 में गठबंधन खत्म, 10 साल तक। ओके। गठबंधन सरकारों के दोष। गठबंधन सरकारों के दौर में बाहर से समर्थन देने की परंपरा का विकास हुआ। परिणाम स्वरूप अनेक राजनीतिक दल सरकार और सत्ता का लाभ प्राप्त करते रहे, परंतु वे किसी के प्रति उत्तरदायित्व नहीं थे, क्योंकि बाहर से समर्थन देने वाले दलों की भागीदारी सरकार में नहीं होती। मतलब गठबंधन का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बाहर से समर्थन देते रहते हैं। ठीक है। तो बाहर से समर्थन देने का फायदा क्या होता है कि सरकार को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि गठबंधन से कोई निकल के जाएगा, तो ये बाहर से जो सपोर्ट कर रहे हैं इसको अपन मिला सकते हैं। ठीक है। तो बाहर से सपोर्ट करने वाले ऐसे सपोर्ट थोड़ा ना देंगे, वो अपनी कंडीशन रखते
उस कंडीशन की बिहार पे वो गठबंधन सरकार को समर्थन देते थे। लेकिन चूंकि बाहर से समर्थन देते थे, इससे डायरेक्ट रूप से उत्तरदायित्व अपने काम, अपनी भी मांगों के लिए वो उत्तरदायित्व नहीं होते थे। समझ गए? फिर क्या, संसदीय शासन में मंत्रालयों की फेरबदल का अधिकार प्रधानमंत्री को होता है, परंतु गठबंधन के सहयोगियों के द्वारा मंत्री पद प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री के साथ पहले ही समझौता कर लिया जाता है। जैसे अपन ने देखा यूपीए 2 के अंदर, जैसे कोयला मंत्री बनना था शिबू सोरेन को, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसके वो अध्यक्ष थे और सरकार को समर्थन था यूपीए को। ठीक है, तो पहले उन्होंने बोल दिया था भाई झारखंड जैसे कोयला है, अपन जैसे देखते ही हैं बोकारो, झारखंड कोयला कैपिटल ऑफ इंडिया, धनबाद, है कि नहीं, अपने पूर्वी झारखंड के अंदर दामोदर नदी। तो उन्होंने पहले ही शर्त रख दी कि मुझे कोयला मंत्री बनाओगे भैया, तभी अपन सरकार को समर्थन देंगे। तो अभी ये लो, अब प्रधानमंत्री को वो पोर्टफोलियो वितरित कौन करता है भाई, प्रधान मतलब राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। तो अब प्रधानमंत्री को तो कोई सलाह देने की जरूरत ही नहीं, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नहीं डिसाइड करेगा। अब तो वो गठबंधन में जो सपोर्ट कर रहे हैं ना आपको, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन डिसाइड करेंगे भैया देना है तुमको मुझको कोयला मंत्रालय। प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं करेगा कि कोयला किसको देना है, शिबू सोरेन डिसाइड करेगा कि भाई मुझे चाहिए। ये थी देखो, है ना। तो ये है मंत्रालयों में फेरबदल। फिर है मंत्रालयों में फेरबदल या मंत्रालयों का आवंटन, दोनों एक ही चीज है। फिर क्या, संसदीय शासन सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर काम करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व अभी अपन देखेंगे, ये जो 75(3) के अंदर जैसे जो बात है। परंतु गठबंधन सरकारों के दौरान मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा मंत्रिमंडल के निर्णय से सार्वजनिक रूप से असहमति व्यक्त की गई। सामूहिक उत्तरदायित्व के अंदर एक सिद्धांत ये भी है, गर्भित सिद्धांत, की कोई भी मंत्रिमंडल के जो निर्णय सार्वजनिक रूप से उनको आलोचना नहीं करेगा, लेकिन अपन जैसे देखते हैं कि असहमति व्यक्त की गई। खास तौर पे यूपीए के समय अपन जैसे देखते हैं, यूपीए के जो सहयोगी दल थे जैसे कम्युनिस्ट पार्टी, उन्होंने ही जो अमेरिका के साथ अपनी परमाणु न्यूक्लियर डील हुई थी, ऐसे ने परमाणु न्यूक्लियर डील, उसी का विरोध किया। तो ये गठबंधन के कारण ही ऐसा हुआ। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री देश की नीति का निर्माता होता है, परंतु गठबंधन सरकारों के दौर में न्यूनतम साझा कार्यक्रम पहले ही निर्माण कर लिया जाता है, जिससे प्रधानमंत्री की नीति निर्माता के रूप में भूमिका कमजोर हो जाती है। भाई गठबंधन सरकार है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना, तो पहले ही मिनिमम प्रोग्राम बना लिया गया न्यूनतम साझा कार्यक्रम की, इन पॉइंट पे तो अपन सबको सहमति रखनी पड़ेगी। तो फिर देश तो उस गठबंधन का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसी के अनुसार चलेगा भाई। ये चीज है, समझ गए? तो ये है, यहाँ मैं आपको इसमें आवंटन कर दूंगा। देखो मंत्रालयों के आवंटन है ना, दोनों एक ही चीज हो जाएगी। आवंटन और फेरबदल, ये चीज है, समझ गए? ये चीज फिर अपन जैसे देखते हैं कि भाई शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में थोड़ा सा एक बार देख लो मोदी का, जैसे जो है वो तो हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी से चालू हो जाती है चीज। देखो क्या है, 16वीं लोकसभा में वर्ष 1984 के बाद पहली बार, है ना, वर्ष 19, ये डैश यहाँ हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। सॉरी, हाँ, 16वीं लोकसभा में वर्ष 1984 के बाद, देखो 16वीं लोकसभा में आपको एक बार बता देता हूँ, ये देखो ये अपन डिस्कस करेंगे फाइल, ये मोदी वाली है 16वीं, अभी वर्तमान 17वीं चल रही है, लेकिन वर्तमान में एक सेकंड, ये तो ये लोकसभा, ये तो प्रधानमंत्री का काल है, मतलब टर्म वो नंबर है, ये है लोकसभा वाला। ठीक है ना, ये वाला जो कॉलम है ये है लोकसभा का। तो अभी अपन जैसे वर्तमान में देख रहे हैं 17वीं लोकसभा। ठीक है, 16वीं के अंदर मोदी सबसे पहली बार चुन के आए थे 2014 में। फिर जो, हाँ, 16वीं लोकसभा 2014 में शुरुआत हो रही है। ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 17 प्रधानमंत्री थे। 16वीं लोकसभा 2014 से 2019, फिर 2019 के अंदर 2019 से 2024 तक ये 17वीं लोकसभा का काल है, ऐसे। ये चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। तो 16वीं लोकसभा जो अपन फाइल देख रहे हैं ना, 16वीं लोकसभा 2014 से जो शुरू होती है उसकी बात है, ये देखो ये, ठीक है ना, 16वीं लोकसभा। इसमें मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ 2014, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा।
ठीक है, 16वीं लोकसभा 2014, ये लो इसको अपन underline में कर देते हैं, है ना। 16वीं लोकसभा 2014 में वर्ष 1984 के बाद पहली बार किसी, एक सेकंड रुको, है ना, ये इस तरह की 16वीं लोकसभा 2014 में वर्ष 1984 के बाद पहली बार किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ। इससे पहले जैसे अपन देखते हैं कि गठबंधन पे ही सरकार चली, 99 में चाहे वाजपेयी हो, कांग्रेस के दोनों कार्यकाल हो, ऐसे गठबंधन, लेकिन 2014 में 16वीं लोकसभा में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत किसी एक दल को प्राप्त हुआ एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभार हुआ। इंदिरा गांधी के बाद को नरेंद्र मोदी का उभार सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में हुआ है और भारत में पुनः प्रधानमंत्री शासन का उदय हुआ एवं प्रधानमंत्री के नाम पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया। ये चीज है, तो शक्तिशाली प्रधानमंत्री का उदय, ये इंदिरा गांधी के बाद नरेंद्र मोदी, ऐसे कि किसी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हो, ऐसे। और स्पष्ट बहुमत चीज हो जाती है, वो स्पष्ट बहुमत का मतलब है, देखो बहुमत का मतलब होता है 50% से ज्यादा, और पूर्ण बहुमत जैसे अपन बोलते हैं कि 2/3 67% से ज्यादा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये अपन ने गुण और दोष देखे गठबंधन सरकार के। भाई गुण तो ये है कि स्थायित्व या सरकार चलाने का मौका मिलता है, और दोष अपन ने जैसे देखे, ये चीज इसमें। ओके, फिर नेक्स्ट अपन अब देखते हैं इसमें आगे, प्रधानमंत्री राज्यसभा से। ये सारी चीजें जो है ना, ये अनुच्छेद 75 से संबंधित है। 75 में अपन ने देखा कि प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। तो अभी प्रधानमंत्री के बारे में सारी चीजें हैं, ऐसे अपन को ध्यान रखना है इनके लिए। ओके, ये क्या, देखो प्रधानमंत्री राज्यसभा से, ठीक है, कि प्रधानमंत्री क्या राज्यसभा से भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। संविधान में ये स्पष्ट उल्लेखित नहीं है कि प्रधानमंत्री को किस सदन का सदस्य होना चाहिए, कोई नहीं है, साइलेंट है संविधान। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। उदाहरणार्थ उदाहरण जैसे अपन इसमें देखें, इंदिरा गांधी वर्ष 1966 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, तब वह असम की राज्यसभा की सदस्य थी, असम से, लेकिन बाद में वो लोकसभा सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री, लेकिन 66 में जब पहली बार बनी थी तब वो राज्यसभा से, और राज्यसभा में कहां से, असम से वो क्या थी, सांसद थी। फिर अपन देखते हैं देवगौड़ा 1996 में जब प्रधानमंत्री बने, वो भी कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य थे। इंद्र कुमार गुजराल के गुजराल प्रधानमंत्री बने तो पंजाब से राज्यसभा सांसद। मनमोहन सिंह 2004 और 2009 में जब प्रधानमंत्री बने तो वो भी राज्यसभा असम से ही क्या थे, संसद सदस्य थे। तो ऐसे अपन ने ये चारों व्यक्ति जो जैसे देखें, ये सब राज्यसभा सदस्य थे और इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। इंदिरा गांधी, देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये दोनों का टेन्योर भी इसी क्रम में देवगौड़ा के बाद आई कि गुजराल, समझ गए। तो ऐसा अपन को देखना है। तो अब जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा से, भूतकाल में ऐसा हुआ है, ऐसे अपन को एग्जाम्पल याद रखना है, ये चीज है। फिर देखो क्या चीज है कि क्या ये सही है क्या कि प्रधानमंत्री राज्यसभा से होना, क्या क्या सही है क्या? अब उस पर चर्चा करते हैं कि क्या सही है क्या गलत। मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व होती है और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, इसलिए उसे लोकसभा की सदस्यता लेनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया कि किसका होना चाहिए आपकी राय में, राज्यसभा लोकसभा, तो कायदे से लोकसभा का होना ज्यादा फेवरेबल है संसदीय प्रणाली में। क्यों? क्योंकि लोकसभा मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है और प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, इसलिए प्रधानमंत्री को जहां तक कोशिश हो लोकसभा से ही होना चाहिए। जैसे अपन ब्रिटेन में देखते हैं कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री को हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन का सदस्य ही होता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ये यूं कर दो, है ना, एक मिनट, है ना, ये कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन, वहां पे उसको निम्न सदन बोलते हैं। जैसे अपने यहाँ लोकसभा निम्न सदन है, ऐसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स निम्न सदन का सदस्य ही होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जहाँ वो सदन है उसका वो सदस्य नहीं होता है। तो इसलिए आप
क्या होना चाहिए, जहां तक गुंजाइश है वो लोकसभा का सदस्य ही होना जरूरी नहीं है। अपना तो साइलेंट संविधान जो है साइलेंट है, मौन है इस बारे में। और फिर भूतकाल में हुई है राज्यसभा से, जैसे उदाहरण देखे अपन ने चार। ठीक है, ये चीज है। फिर आगे देखते हैं कि गैर संसद सदस्य को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति। अभी तो अपन ने देखा क्या राज्यसभा से हो सकता है, प्रधानमंत्री को हो सकता है। अपन देखते हैं कि अब कि क्या ना राज्यसभा ना लोकसभा का सदस्य अगर कोई व्यक्ति है, मतलब कोई व्यक्ति जो ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, क्या वो भी प्रधानमंत्री हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। देखते हैं कैसे आओ। ठीक है, तो टॉपिक अपना अब हो गया ये गैर संसद सदस्य है कि ना लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का, तो संसद सदस्य नहीं है। तो गैर संसद सदस्य की प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति क्या है, देखो संविधान के अनुच्छेद 75(5) अभी आएगा ये में ये उल्लिखित है कि सांसद हुए बिना कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मंत्री, जैसे वैसे देखो क्या 75(5) में सिर्फ मंत्री का उल्लेख है और प्रधानमंत्री का नहीं है। लेकिन जो सारी चीजें 75(5) के तहत मंत्री पे लागू होती है, वही सारी चीजें 75(5) के तहत प्रधानमंत्री पे भी लागू होती है, क्योंकि प्रधानमंत्री क्या है, मंत्री में प्रधान है, प्रधानमंत्री। ठीक है, मंत्रियों में जो सबसे प्रधान है वो प्रधानमंत्री हो गया ऐसे। तो 75(5) लागू होता है प्रधानमंत्री पे भी। ठीक है, तो ऐसा संसद का उल्लेखित है कि सांसद हुए बिना कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है, बशर्ते 6 महीने की समाप्ति से पूर्व वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो जाए। जैसे अपन जैसे देखेंगे कि देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री जब बने थे तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर 6 महीने के अंदर वो सदस्य बने। पीवी नरसिम्हा राव के साथ भी ऐसा ही था। ठीक है ना, जैसे अपन जैसे देखते हैं, ये देखो ये लिखा हुआ है, पीवी नरसिम्हा राव और एच डी देवगौड़ा ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना है। ओके, ये चीज है। ठीक है, तो पीवी नरसिम्हा राव और एच डी देवगौड़ा ऐसे दो प्रधानमंत्री हुए हैं जो प्रधानमंत्री नियुक्त होने के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपनी संसद की सदस्यता ग्रहण कर ली। जैसे देवगौड़ा भी अपन ने ऊपर देखा था कि ये राज्यसभा से थे कर्नाटक, और नरसिम्हा राव इलेक्ट हुए ऐसे। ठीक है, तो ये है गैर संसद सदस्य हो सकता है, हो सकता है। अब देखो थोड़ा सा ये एक ट्रिकी पॉइंट है जो बार बार एग्जाम्स के अंदर आता है, ये इसको अपने को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस बार आईएएस प्री में भी ये थोड़ा घुमा के आया क्वेश्चन, है ना। ये अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं ट्रिकी कि देखो चलो ये तो सही है, अपन समझ गए कि कोई भी व्यक्ति, जैसे यहाँ आ रहा है ना ये कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। तो अब संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस होती हैं। तो खास तौर पे मामला है उम्र का। उम्र क्या है, देखो कि लोकसभा का सदस्य होने के लिए आपको न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। तो कहने का मतलब क्या है कि 25 साल से अगर आपकी कम है ना आयु, तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अगर आपकी उम्र 24 साल है ना, ठीक है, तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब आप सोचो सर क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि भैया आप लोकसभा के सदस्य नहीं बन सकते, तो राज्यसभा तो नहीं बन सकते, राज्यसभा बन नहीं सकते, क्योंकि राज्यसभा तो और भी ज्यादा क्वालिफिकेशन है, 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए ऐसे। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, तो भाई संसद में तो दो ही सदन होते हैं, लोकसभा 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे और जो ट्रिकी जो उस क्वेश्चन को और घुमा दिया गया कि क्या है, देखो भारत में मतदान देने हेतु न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। ठीक है, ये अनुच्छेद 326 में लिखा हुआ अपने भारतीय संविधान के, न्यूनतम आयु क्या है, 18 वर्ष। अब देखो क्या है, क्वेश्चन ये था कि कोई भी व्यक्ति जो वोट डाल सकता है ना, कोई भी व्यक्ति को भारत का नागरिक, जो भारत का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, अगर वो वोट डाल सकता है, तो क्या वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री या मंत्री, ये सारी चीजें, जो चीज प्रधानमंत्री पे लागू हो मंत्री पे लागू है 65(5) के तहत, 75(5) के तहत, समझ गए। तो क्वेश्चन यही था कि कोई व्यक्ति, ठीक है ना, जो वोट डाल सकता है, क्या वो मंत्री या प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है क्या? बताओ आप। ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने बताया आपकी कि कोई व्यक्ति जैसे 19 साल उसकी उम्र है, तो वोट तो डाल ही सकता है, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ना तो वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, 25 साल है लोकसभा।
और ना ही वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, ऐसे। ठीक है, तो कोई नागरिक जो वोट डाल सकता है, तो अगर उस नागरिक की उम्र 25 साल से ज्यादा है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता। समझ गए? तो ये वो ट्रिकी क्वेश्चन था, उसको अपन को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, याद रखो। तो कोई भी व्यक्ति जो वोट दे सकता है वो प्रधानमंत्री तभी बन सकता है जब उसकी वोट उसकी आयु 25 वर्ष से ज्यादा। समझ गए? ये चीज है। वोट तो कोई भी डाल सकता है 18 से ज्यादा, मतलब 18 से 25 साल के बीच में जो है ना, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट डाल सकते हैं लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। 25 से ज्यादा जैसे जो हो जाएंगे उम्र जिनकी, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ये चीज है। ओके, प्रधानमंत्री और मंत्री दोनों पे चीज लागू है, याद रखना है इसको। ये सबसे जो है ना 18 से 25 साल की जो ये ड्यूरेशन है, अपन जैसे देखते हैं, ठीक है, करीबन 7 साल का, इस अवधि के दौरान जो मतदाता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ना ही मंत्री बन सकता। ना मंत्री बन सकता, ना प्रधानमंत्री बन सकता। ये चीज अपने को समझना है। ओके। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। अब अपन देखते हैं प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण। ठीक है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण, सॉरी, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण संविधान की 30वीं अनुसूची में संघीय मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ का प्रावधान है। तो 30वीं अनुसूची का माइक्रो मैंने आपको दिखाया हुआ है, एक बार और दिखा देता हूं। देखो, ये देखो 30वीं अनुसूची के अंदर जो अपन देखते हैं कि कुल 8, जैसे अपन देखते हैं शब्द हैं, ठीक है ना, लेकिन इस शब्द के अंदर कुल 10 प्रारूप हैं, ये अपने को समझना है। ठीक है ना, नंबर तो 1 से 8 तक है लेकिन प्रारूप 10 हैं। अभी 10 कैसे हैं? क्योंकि ये जो संसद वाले जो है वो क्या और क्या कर रखा है कि संसद के अभ्यर्थी के रूप में संसद सदस्य का अभ्यर्थी और संसद सदस्य फिर चुन लिया जाता है तब, मतलब ये तो चुनाव लड़ने के समय दायर होता है, और ये चुनाव जब जीत जाते हैं फिर लोकसभा के अंदर वो शपथ लेते हैं या राज्यसभा के अंदर लेते हैं। और फिर ऐसी क्या क्या में कि जब अभ्यर्थी मतलब चुनाव लड़ने के समय, और फिर जब सदस्य जीत जाता है तो फिर वो विधानमंडल के अंदर शपथ लेता है। तो ये क्या है, 2 हैं। तो 8 तो वैसे ही हैं और ये 2 डबल है, इसलिए मतलब 3 और 7 तो ये 10 हो जाते हैं। तो टोटल वैसे 10 शब्दों के प्रारूप है, लेकिन ये नंबर जाता है कितना, 1 से 8 तक। तो अगर आपसे पूछा है कितनी शब्दों का उल्लेख है, तो शपथ हो जाती है 10, ऐसे। ठीक है, तो अभी अपन जैसे देख रहे हैं कि ये मंत्री वाला, मंत्री संघ के मंत्री पद की और संघ के मंत्री की गोपनीयता की, तो 75(4) के अंदर ये लिखा हुआ, ठीक है ना, शपथ का प्रारूप। ठीक, ऐसे है ये। तो 75(4) में जैसे अपन देखते हैं संघ के मंत्री है ना, अब देखो एक ट्रिकी चीज हो रहा है यहाँ पे, समझो कि 30वीं अनुसूची में शपथ के प्रारूप हैं। पहला जो प्रारूप है ना वो मंत्री के पद की, मंत्री के लिए पद का प्रारूप है। दूसरे में संघ के मंत्री के गोपनीयता। अब यहाँ वर्ड जो है ना, ये मंत्री मंत्री लिखा हुआ है। समझने वाली बात है कि यहाँ प्रधानमंत्री की शपथ का प्रारूप अलग से नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो फिर सर क्या दोनों की शपथ एक होती है? बिल्कुल प्यारे, एक होती है, दिखाएंगे आपको लाइव एग्जाम्पल, अभी क्यों टेंशन लेते हो। समझ गए? तो मंत्री और प्रधानमंत्री का शपथ का प्रारूप एक ही है, और ये दिया हुआ है अनुसूची 3 में, मतलब अनुसूची 3 के पहले और दूसरे प्रारूप में। पहले में पद का है प्रारूप, दूसरे में गोपनीयता का। 2 शपथ लेता है, हर मंत्री 2 शपथ लेता है। तो प्रधानमंत्री भी भैया एक मंत्री तो है यार, मंत्रियों में प्रधान है इसलिए प्रधानमंत्री हो गया, ऐसे। ठीक है, तो आओ अपन अब ये देखते हैं, अपनी मेन फाइल में चलते हैं, ये इसको डिलीट कर दें। अच्छा, ठीक है ना, तो ये चीज मैंने लिखी हुई है, देखो क्या, इस संविधान की 30वीं अनुसूची में संघीय मंत्रियों के पद और गोपनीयता, ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक ही नहीं है। ये देखो पहला प्रारूप तो पद का था, दूसरा प्रारूप गोपनीयता का। अभी दिखाए माइक्रो, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, लिख लो वैसे। पद और गोपनीयता की शपथ का प्रावधान है। ठीक है, फिर क्या, 30वीं अनुसूची में प्रधानमंत्री के लिए अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है। ये क्वेश्चन है कि क्या अलग से है, क्या नहीं है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री के अलग से शपथ का प्रावधान नहीं है, बल्कि मंत्रियों के पद की शपथ और गोपनीयता का प्रावधान ही प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होता है। तो मंत्रियों वाला जो है ना 75(4) के अंदर है, गोपनीय मतलब शपथ का, ऐसे। माइक्रो की फाइल में देखो ना, जैसे माइक्रो, ये देखो, ये आर्टिकल वाली माइक्रो फाइल देखो, ये देखो, ये देखो,
ये तो सॉरी वो आ गई, ये देखो 75(4) में ये रहा, मंत्री द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ, है ना, राष्ट्रपति दिलवाता है, और तीसरी अनुसूची में 75(4) में। ठीक है, तो 75(4) किस पे भी लागू होता है, 75(4) प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है, ये चीज समझने वाली। ओके ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, अभी तक अपन ने क्या समझा भाई, शपथ वपथ होती रहेगी, सब देखेंगे, लेकिन अभी क्या समझे, तीसरी अनुसूची के अंदर ये है ये। ठीक है, अब ये इसलिए समझना है क्योंकि शपथ तो है तीसरी अनुसूची के अंदर, लेकिन अभी अपन देखेंगे कि जो वेतन भत्ते हैं ना, वो दूसरी अनुसूची में नहीं है, मंत्री और प्रधानमंत्री के, ये समझने वाली बात है। तो शपथ तो तीसरी अनुसूची में है, प्रत्येक मंत्री की और प्रत्येक प्रधानमंत्री की, पद की भी और गोपनीयता की, ऐसे। अब अपन देखते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा पद की शपथ। अब थोड़ा सा इसको अपन लाइव देखते हैं, तो आपके अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो ये चीजें ऐसे समझ में नहीं आती हैं, फिर आप हमेशा कंफ्यूज होते रहोगे, सर एक थी या अलग थी, एक थी अलग थी। देखते हैं, आप देखना, खुद ही डिसीजन लेना क्या है। तो ये मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, इसमें अपन आराम से जैसे देख सकते हैं, आप इस पर क्लिक करके, तो जैसे ये देखो, मैं आपके लिए चला देता हूँ, है ना, एक बार देख लेते हैं तो हम लोग और अच्छा समझ में आएगा। देखो, ये जो शपथ का वीडियो है ना, ये 5:10 से, ये ड्यूरेशन आप जैसे देख लो 5:10 से चालू है, ये मैंने लिखा भी हुआ है नोट्स में, आप जैसे देखो ना 5:10 से प्रधानमंत्री की शपथ का इसके अंदर यहाँ से चालू है। ये 17वीं लोकसभा का है, जैसे आप देखोगे वोट टेकिंग सेरेमनी, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ 1 ईयर अगो, ये 17वीं लोकसभा वाला है 2019 का। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो। माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी यहाँ से देखो, मैं आपको फाइल में दिखा देता हूँ, है ना। ये देखो, अब यहाँ से ना मोदी बोलते जाएंगे, आप सुनते जाओ। पद की शपथ है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं, ठीक है, अभी तो आगे देखो, ये है ना, ये उसकी नरेंद्र दामोदर दास मोदी गोपनीयता की, ये ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। है, देखो ये इन्होंने और ले लिया, देखो
बताइए। ये साइन करते हैं, समझ गए, ऐसे है चीज। ओके, तो ये चीज अपन ने देखी, समझी, सुनी। तो ऐसे अपन ने जैसे देख लिया। अब यहाँ जो समझने वाली चीज है ना, देखो पद, पहले शपथ थी पद की, ये रही पद की, पद मैंने हाईलाइट किया हुआ है। पद को अपन इंग्लिश में बोलेंगे ऑफिस की, ठीक है। फिर सेकंड शपथ ली वो गोपनीयता की, गोपनीयता की इसको अपन बोलते हैं ओथ ऑफ सीक्रेसी, समझ गए। अब दूसरी चीज आप ये देखो कि जैसे जो प्रारूप है ना, उस प्रारूप में मिनिस्टर शब्द ही लिखा हुआ है। देखो पद की तीसरी अनुसूची में जो प्रारूप है पहला, उसमें ये मंत्री मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, ये शब्द, ये मंत्री ही है। तो इसको आपको ऐसा नहीं कर देना है कि तीसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री है ही नहीं, तीसरी अनुसूची में वर्ड प्रधानमंत्री, समझ गए। तो ये मंत्री, लेकिन जब प्रधानमंत्री शब्द को जब रीड करते हैं तब मंत्री जगह प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऐसे। जैसे नरेंद्र मोदी ने जब ये बोला मंत्री, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री शब्द बोला गया था, दोनों के अंदर, दोनों मतलब पद की शपथ में भी और गोपनीयता की शपथ में भी, ठीक है, ऐसे। ये देख लो, गोपनीयता की शपथ में भी ये मंत्री लिखा हुआ है प्रारूप में, तो लेकिन जब इसको पढ़ते हैं, जब नरेंद्र मोदी ने पढ़ा इसको, तो प्रधानमंत्री के रूप में पढ़ा, मतलब प्रधानमंत्री शब्द पढ़ा इसको, ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज थी जो अपने को समझनी है। ओके, फिर अब अपन आओ आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, शपथ देखिए, अपन देखते हैं कि सन 1990 में चौधरी देवीलाल, ठीक है ना, ये वीपी सिंह के समय अपन जैसे देखेंगे कि उप प्रधानमंत्री बनेंगे छठे, कि 1990 में चौधरी देवीलाल ये 6 उप प्रधानमंत्री, छठे उप प्रधानमंत्री की शपथ ले, तो इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि ये असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में केवल प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों का उपबंध है ना। प्रधानमंत्री मतलब संविधान में उप प्रधानमंत्री का तो उपबंध ही नहीं, लेकिन वो मैंने बताया था आपको कि जो अपना 1952 वाला अधिनियम है, वेतन भत्ते अधिनियम, उसके अंदर ये 4 प्रकार के मंत्री, उसमें तो प्रधानमंत्री, फिर राज्य मंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये जो उप मंत्री वाला कॉन्सेप्ट है, डेप्यूटी मिनिस्टर, इसी के अंदर ही डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद भी गर्भित हो जाता है, ठीक है। तो परंतु उस न्यायालय ने इस शपथ को वैध ठहराया और कहा कि किसी व्यक्ति की उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति केवल व्याख्यात्मक है और ऐसी व्याख्या उसे प्रधानमंत्री की कोई शक्ति प्रदान नहीं कर। तो कहने का मतलब ये है कि जो चौधरी देवीलाल ने इस शपथ को, प्रधानमंत्री की शपथ को चैलेंज किया था, वो कोई इसका ग्राउंड नहीं था, ठीक है, ये चीज है। मतलब उनका मानना ये था देवीलाल का कि जब मैंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली, उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, तो मैं वो प्रधानमंत्री की कार्य भी मैं करूंगा, ऐसा नहीं था, क्योंकि इनकी जल्दी ही खटपट चालू हो गई थी वीपी सिंह से, ये। और चौधरी देवीलाल को साइड में करने के लिए वीपी सिंह ने मोहरा चला था मंडल आयोग का, क्योंकि जाट नेता थे, क्योंकि मतलब ये चौधरी देवीलाल जाट नेता थे, तो चौधरी देवीलाल को साइड में करके एक ओबीसी कम्युनिटी का सपोर्ट लेने के लिए मंडल कमीशन का फॉर्मूला चला गया था, जो कि देश के हित में भी था। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री की पदावधि, कब तक ये प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है। तो ये सब चीजें इम्प्लाइड है अनुच्छेद 75(1) में। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, ठीक है ना, जैसे किसी मंत्री का निश्चित नहीं है, तो इस कारण प्रधानमंत्री का निश्चित नहीं, मतलब जो चीजें मंत्रियों पर लागू होती है ना, वो सारी चीजें प्रधानमंत्री पर लागू होती है, निश्चित नहीं है। तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, अपने पद पर बना रहता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा, कहां पर, लोकसभा, बट ध्यान रखो क्या, जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है तब तक राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकता। लोकसभा में अपना विश्वास मत खो जाने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होता है, अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। तो समझने वाली बात यही है कि जब तक मतलब प्रसाद पर्यंत काम करता है राष्ट्रपति के, लेकिन राष्ट्रपति उसको तब तक अपने पद से नहीं हटा सकते जब तक उस व्यक्ति को या उस प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त, बहुमत जैसे गायब हो गया तो राष्ट्रपति फिर उन्हें त्यागपत्र अगर वो नहीं देते तो राष्ट्रपति उस सरकार को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, मतलब लोकसभा को भंग कर देता है राष्ट्रपति, समझ गए ये चीज। अब अपन देखते हैं कि प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संबंधी क्या मामला है। तो देखो, जैसे मैंने पहले बताया था, शपथ का प्रारूप आपको तीसरी अनुसूची में मिलता है मंत्री और प्रधानमंत्री का, लेकिन
ना मंत्री की सैलरी का उल्लेख है ना प्रधानमंत्री की सैलरी का उल्लेख है अनुसूचित 2 के अंदर। देखो सबसे पहले बढ़ती है, मैंने ये लाइन लिखी है, प्रधानमंत्री मंत्रियों के वेतन भत्ते संविधान की द्वितीय अनुसूची में वर्णित नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट देखता है यार हाँ दूसरी अनुसूची में है तो सही, वेतन भत्तों का उल्लेख है, तो जब शपथ का उल्लेख है तीसरी अनुसूची में तो ये भी होगा। बस यही तो कंफ्यूजन है, यही तो बारीकी पकड़ लेता है एग्जामिनर। वो यूं लिखता है एग्जामिनर कि शब्दों का उल्लेख तो तीसरी अनुसूची के अंदर है मंत्रियों की, और उनके वेतन भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में है, जबकि शपथ तो है तीसरी अनुसूची में मंत्रियों की, लेकिन मंत्रियों के वेतन भत्ते नहीं है दूसरी अनुसूची में। ये गड़बड़ है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रो में। देखो ये द्वितीय अनुसूची का अपने माइक्रो वेतन भत्ते। अब इसके अंदर देख लो कहीं भी मंत्री का उल्लेख नहीं है। देखो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, यहाँ पे विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और सीएजी। ऐसे 15 पदाधिकारियों के इसमें है। ठीक है ना। भाग ख के अंदर वो प्रीव्यू पर्स वाले थे 20 स्टेट वाले, वो हटा दिए गए। तो इसमें देखो कहीं भी मंत्री नहीं है ना, तो ये अनुसूची 2 के अंदर मंत्री प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते नहीं है। जबकि अब थोड़ा सा नीचे देखो, मैंने अभी अपन ने जो देखा शपथ, शपथ में तो देख लो अनुसूची 3 शपथ में तो है ना। ऐसे ये देखो मंत्री शपथ में ऐसे है। तो बस यही तो ट्रिक है जो एग्जामिनर पकड़ लेता है। स्टूडेंट तो इतना रट के रखता है 3 में शपथ है 2 में वेतन है, 2 में वेतन भत्ते हैं 3 में शपथ है, तो क्या करता है 2 के अंदर सबकी वेतन वेतन डाल देगा स्टूडेंट, 3 में सबकी सबके डाल देगा। अब 3 में मुझे बताओ, एक चीज बताओ आपको, 3 में मुझे बताओ प्रधानमंत्री की है क्या शपथ? नहीं है ना। ऐसे उपराष्ट्रपति की है क्या शपथ? नहीं। यही तो चीज है मैं। जबकि ऊपर देखो वेतन भत्तों में देखो ऐसे, वेतन भत्तों में दूसरी अनुसूची के अंदर देखो राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिल गए अपने को, और उपराष्ट्रपति के नहीं है। और लेकिन उपराष्ट्रपति के किस नाम से है? राज्यसभा के सभापति के नाम से। बताया था मैंने आपको, उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति के नाम से नहीं मिलता है, इसके नाम से मिलता है, राज्यसभा के सभापति, क्योंकि वो काम ही सबसे इंपॉर्टेंट या एक ही काम है बस, राज्यसभा का सभापति। कार्यवाहक राष्ट्रपति तो वो अलग पे डिपेंड करता है उस व्यक्ति। समझ गए ये चीज है। तो ऐसा नहीं कर देना कि दूसरी अनुसूची में सबके वेतन भत्ते चिपका दो, तीसरे में सबके शपथ प्रारूप चिपका दो, गड़बड़ हो जाएगी यार। है ना, याद रखो फैक्ट सही। रिवीजन करो, ऐसा कुछ भी नहीं, एक दो बार सब याद हो जाएगा। टाइम नहीं दोगे तो कहाँ से याद होगा। ये चीज है। आ जाओ मेन फाइल में, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर देखो उससे। आ जाओ। तो ये क्या कहता है देखो, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों के वेतन भत्ते संविधान की द्वितीय अनुसूची में वर्णित नहीं है। प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। तो संसद द्वारा निर्धारित ये किसमें? फिर देखो मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते अधिनियम 1952, सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952, ये इसका लिंक दिया हुआ आप देख सकते हो। इसको अपन ने डिटेल में देख लिया था जब अपन ने अनुच्छेद 74(1) में 4 प्रकार के मंत्री का उल्लेख किया था, तब भी ये चीज मैंने आपको बताई थी वो, और ये अपन वहां देख चुके हैं। ठीक है। फिर क्या है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री वैसे मतलब प्रधानमंत्री संसद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त वह व्यय विषयक भत्ते, निःशुल्क आवास भत्ते, सुविधाएं भी प्राप्त करता है। सन 2018 में संसद ने प्रधानमंत्री का कुल वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इस समय जो मिलता है वो 2,80,000 पर मंथ मिलता है। राष्ट्रपति का 5 लाख है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख है, प्रधानमंत्री का 2,80,000 पर मंथ। ओके। अब देखो ये जो नीचे एक लिंक दिया हुआ ना, ये वाला, ये टीआरएस इंडिया का, तो इसमें देखो ये क्या है, ये वो बिल है जो अभी मानसून सत्र में लाया 2020 के अंदर, कि जो 30% डिडक्शन हुआ कोरोना में, कोरोना के कारण, मतलब कोरोना के कारण जो कोरोना रिलीफ फंड में या पीएम रिलीफ फंड के अंदर, पीएम केयर्स फंड के अंदर जो दिया जा रहा है उसके तहत। ठीक है। तो ये सब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 30% कम लेके, सैलरी अलाउंसेस वगैरह सब। तो ये अपन ने वही अनुच्छेद 74(1) में भी देखा था, 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख है इस एक्ट में, 1952 वाले एक्ट में। तो 4 प्रकार के मंत्री आ गए, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर, ऐसे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ अपन पहले देख चुके हैं, तो रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है, मतलब कौन सा, कि आर्टिकल 74 इन डिटेल, ठीक है ना, उसमें है ये सारी चीज़ें, एक बार देख लेना। फिर अपन एक चर्चा करते हैं उप प्रधानमंत्री की। ये क्या चीज़ है देखो, तो थोड़ा ये उप प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर,
भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं है, ठीक है। परंतु क्या, परंतु राजनीतिक कारणों से उप प्रधानमंत्री के पद का निर्माण किया गया है, राजनीतिक कारणों से ये निर्माण किया गया है, ठीक है। ऐसे कि सपोर्ट लिया किसी का, गठबंधन बनाया, तो जैसे राष्ट्रीय मोर्चा के समापन जैसे देंगे तो गठबंधन बनाया तो उसको फिर शामिल किया गया। कई बार क्या होता है, जैसे गठबंधन नहीं है तो भी राजनीतिक कारण से, कि जैसे कोई व्यक्ति इंपॉर्टेंट है अपनी पार्टी का, लेकिन उसको फिर बनाना पड़ता है कि जिससे कि उसको लगे कि तुमको ओवरलुक नहीं किया गया। ऐसे कि फिर क्या है, पद के राजनीतिक महत्व के कारण उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री होता है ना। कैबिनेट मंत्रियों के बिल्कुल समतुल्य शक्तियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, ये अपने को समझना है, ठीक है। क्योंकि राजनीतिक महत्व है तो इसलिए फिर कैबिनेट मंत्री के समकक्ष पद के राजनीतिक महत्व के कारण उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, है ना, के समकक्ष होता है, ये समझने वाली चीज है। ऐसे क्योंकि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दोगे तभी तो वो उसको लगेगा कि हाँ भाई अपने पास कोई शक्ति है। अगर राज्य मंत्री का दर्जा दे दोगे, चाहे स्वतंत्र प्रभारी दिया तो भी महत्व नहीं बनता, क्योंकि कैबिनेट मंत्री के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं। इसलिए फिर देखो क्या चीज है कि उप प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त व्यक्ति अभी तक टोटल 7 हुए हैं, ये अपन को याद रखना है कि कितने उप प्रधानमंत्री हुए अभी तक, 7 हुए हैं। अपन देखते हैं कैसे कि जवाहरलाल नेहरू के समय कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। अब नेहरू भी कांग्रेस के थे, पटेल भी नेहरू के ही थे, तो पटेल को ये नहीं लगे कि भाई उनको ओवरलुक किया गया, इसलिए उनको उप प्रधानमंत्री बनाया। फिर 1967 इंदिरा गांधी के समय की बात है ये, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान उप प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जैसे इंदिरा गांधी 66 में पहली बार बनी थी प्रधानमंत्री, तो चूंकि महिला पहली प्रधानमंत्री थी, वो पहली बार महिला ही थी, तो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, खासतौर पर जो पुराने ओल्ड जो कांग्रेसमैन थे, तो उनको शांत करने के लिए फिर मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया अगले साल, है ना, 1967। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखेंगे अपन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में। फिर 1977 में जनता पार्टी सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री बने, पहले चौधरी चरण सिंह और फिर बाबू जगजीवन राम। ये बाबू जगजीवन वो सासाराम बिहार, 6 ससुरी का मकबरा पानी में, इन्हीं की पुत्री अपन जैसे देखते हैं लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, ठीक है। फिर अब देखो 3 के बाद अब देखो नंबर 5 आ गया, तो नंबर 5 कैसे, 1 2, ये चौधरी चरण सिंह 3, बाबू जगजीवन राम 4, 5वां नंबर है चौधरी चरण सिंह के समय कौन, यशवंत राय चौहान। वही एस चौहान थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, अपने महाराष्ट्र के नेता थे ये। ऐसे ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय कौन थे, वाई एस चौहान उप प्रधानमंत्री। फिर छठे कौन, चौधरी देवीलाल वीपी सिंह के समय 1990 में, ठीक है। ऐसे मतलब चंद्रशेखर को बैलेंस करने के लिए वीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री बनाया था, क्योंकि क्या थे, वीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश के ठाकुर थे और चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश के ठाकुर थे, दोनों राजा थे, तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो 1990 में जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और 89 में बने, तब चंद्रशेखर को साइड में करने के लिए हरियाणा के जाट नेता देवीलाल को प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने बनाया। फिर 7वें और अंतिम आज तक जो है 2020 तक जो 7वें उप प्रधानमंत्री थे वो लाल कृष्ण आडवाणी, पीएम इन मीटिंग। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, जिन्हें उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे थे, गृह मंत्री से हटा के फिर उप प्रधानमंत्री का पद उनको दिया गया था, ये। फिर क्या, उप प्रधानमंत्री का पद शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों के दौर में अनुपस्थित रहा है। उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति ज्यादातर कमजोर प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में हुई है, जिन्हें लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं था, ज्यादातर, है ना, हमेशा नहीं। जैसे भाई जवाहरलाल नेहरू के मामले में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन पर तो चीज लागू ही नहीं होती, ये कमजोर प्रधानमंत्री, नेहरू तो बहुत मजबूत प्रधानमंत्री थे, ऐसे, ठीक है। तो ज्यादातर है ये, मतलब एकमात्र ही अपवाद है अपने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ये चीज इसका, ये उप प्रधानमंत्री की बात हो गई सारी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 75(2), ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है 75(2). 75(2) में क्या आएगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रत्येक मंत्री की या मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसके प्रति होती है, राष्ट्रपति की होती है, ओके। हाँ फ्रेंड्स, तो अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 75(2) से। तो आर्टिकल 75 तो क्या कहता है, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, ठीक है, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। तो इसमें क्या समझना है कि मंत्रिपरिषद का प्रत्येक
सदस्य या प्रत्येक मंत्री है ना, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रत्येक मंत्री या प्रत्येक सदस्य, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ठीक, ये अपन को क्या समझना है इससे, तो कहने का मतलब मंत्रिपरिषद का प्रत्येक सदस्य, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ये है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। तो इस सिद्धांत के निम्नलिखित अभिप्राय होते हैं, मतलब इसका मीनिंग क्या है, ये है कि प्रत्येक मंत्री, ठीक है ना, मतलब जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है, चारों प्रकार के मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है ना। देखो ये प्रत्येक मंत्री है, ये सांसद सदस्य नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपने पद पर बना रहता है, अर्थात किसी भी मंत्री को पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बात गर्भित है कि राष्ट्रपति सभी कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। 74(1) अपन को ध्यान रखना है हमेशा। और 74(1) के तहत जो भी सलाह दी जाती है उसमें गोपनीयता का अंश होता है, 42वें 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया। और मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर कोई भी अगर राष्ट्रपति अगर कोई भी काम करता है तो वह अवैध करार ऑटोमेटिक होता है। समझ गए, तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से अपन क्या समझे कि प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत टिल प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अपना कार्य करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति कभी भी चाहे तो उनको हटा सकता है, और इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी चाहे कि जब मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति को ऐसी सिफारिश मिले कि किसी उक्त मंत्री को हटाना है तो उसको राष्ट्रपति हटा देता है, मतलब राष्ट्रपति खुद पहल करके हटा सकते हैं, यूं है बात, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। फिर आगे देखते हैं अपन सामूहिक उत्तरदायित्व। अब आता है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक उत्तरदायित्व 75(3) के अंदर है ये याद रखने अपन को आर्टिकल्स। ये माइक्रो के रूप में मैंने कई बार दिखाई है आपको फाइल, माइक्रो में अपन ने देखा हुआ, तो आपको मैं फाइल वापस दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है ना, ये देखो, ये अपन ने अभी देखा प्रसाद पर्यंत टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट 2 में, फिर 3 में, मतलब 2 में तो व्यक्तिगत होता है, तो 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व, ठीक है ना, ये अपन जैसे देख रहे हैं। तो ऐसे माइक्रो फाइल आपकी इसी तरह मदद करेगी ये। ओके, तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का ये सिद्धांत है। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत क्या है, संसदीय प्रणाली का आधार है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का आधार है, ठीक है ना। जैसे जो अमेरिका में वो अध्यक्षीय प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसमें ये सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है। अमेरिका के अंदर जो मंत्रिपरिषद है राष्ट्रपति के नेतृत्व में, वो संसद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होती है, ठीक है ना। तो यहाँ अपन को क्या मान के चलना है, सामूहिक उत्तरदायित्व, ये संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो भारत में जो वो संसदीय प्रणाली है, मंत्रिपरिषद संसद का अभिन्न हिस्सा होती है, खासतौर पर लोकसभा का, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का आधार स्तंभ, ठीक है। ये याद रखना अपन को, संसदीय प्रणाली। आजकल बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं अपने दोनों IAS RS के अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अपने ब्रिटेन से ली है ये। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, अध्यक्षीय प्रणाली, तो अपन ब्रिटेन का नमूना है, ब्रिटेन का। इस सिद्धांत में निम्नलिखित अभिप्राय होते हैं। इस सिद्धांत के निम्नलिखित अभिप्राय, मतलब जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है उसके निम्नलिखित इम्प्लीकेशंस होते हैं। क्या, केंद्र सरकार के सभी निर्णय मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट, यहाँ मंत्रिपरिषद नहीं है, ऊपर अपन ने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व में मंत्रिपरिषद का हर सदस्य, ठीक है। और जबकि सामूहिक उत्तरदायित्व में क्या, केंद्र सरकार के सभी निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, मतलब कैबिनेट के द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कैबिनेट में आम सहमति बनती है किसी भी निर्णय के ऊपर। कैबिनेट ने कोई निर्णय लिया है तो इसका मतलब हर कैबिनेट मंत्री उस निर्णय से सहमत है, ये माना जाता है, ठीक है। फिर क्या है, मंत्रिमंडल के द्वारा सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। अतः वे अन्य मंत्री मतलब कोई मंत्रिपरिषद में तरह के भी तो मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उप मंत्री है कि नहीं है। 1952 के अधिनियम में देखे तो अपन ने 4 तरह के मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है इस 1952 वाले अधिनियम में वर्णित नहीं है, मैंने आपको दिखाया था स्क्रीनशॉट पूरा ऐसा। तो ये है, तो कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले अन्य मंत्रियों के लिए क्या होते हैं, बाध्यकारी होते हैं, मान्य होते हैं। फलतः कोई भी मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट के निर्णय से असहमत नहीं हो सकता और न ही मंत्रिमंडल के किसी निर्णय को सार्वजनिक आलोचना करेगा। समझ गए। फिर आप सोचो सर ये तो लोकतंत्र का गला घोट दिया, असहमति के लिए कोई जगह ही नहीं है। आगे सुनो, है यदि कोई मंत्रिमंडल कैबिनेट के किसी निर्णय से असहमत है ना, असहमत है और उसके लिए तैयार नहीं है,
तो उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना होगा। भैया पहले बाहर चले जाओ मंत्रिमंडल से, है ना, सहमत नहीं हो, सहमत क्यों नहीं हो? ऐसा तो भाई और नेता लोग और जो मंत्रिमंडल के सदस्य वो पागल थोड़ी ना है ऐसे। फिर क्या, देखो पूर्व में कई मंत्रियों ने इस कारण से त्यागपत्र दिए हैं, जैसे उदाहरणार्थ 1953 में बी आर अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पर, ठीक है, फिर सी डी देशमुख ने राज्यों के पुनर्गठन पर नीति पर राज्यों के पुनर्गठन नीति पर मतभेद के कारण त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, त्यागपत्र दे दिया था, ये चीज है। फिर क्या है, दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व का, वो सुनो। सेकंड इम्प्लीकेशन क्या, देखो सभी मंत्रियों को उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होती है ना, लोकसभा के प्रति। ये राज्यसभा नहीं लिखा हुआ ना, लोकसभा अपने संसद लिखा हुआ, ये लोकसभा लिखा हुआ है कि किसके प्रति सभी मंत्री कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं, संयुक्त जिम्मेदारी होती है ना, कलेक्टिव रूप से सभी मंत्री। इसी कारण सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है कि सभी मंत्री लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होते हैं। इसी कारण लोग सरकार के विरुद्ध अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है या सरकार खुद विश्वास प्रस्ताव लाती हुई देखेंगे अपन, तो वो केवल लोकसभा में ही लाया जाता है और लोकसभा के सदस्य उसके पक्ष विपक्ष में वोट डालते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जो होती है वो सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। ये अपन को समझ के रखना है। या भी अपन पढ़ेंगे विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, तो वो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। तो पहले तो ये क्वेश्चन आता था कि भाई कहाँ आता है, कहाँ लाया जाता है, अब सिर्फ लोकसभा में आता है। तो क्यों आता है, इसके पीछे रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग ये है कि चूंकि मंत्रिपरिषद या सभी मंत्री, तो मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री आ जाते हैं ना, तो चाहे मंत्रिपरिषद बोल दो चाहे सभी मंत्री बोल दो, एक ही बात है। तो चूंकि सभी मंत्री या मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, इसी कारण सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये चीज। तीसरा अभिप्राय क्या है सामूहिक उत्तरदायित्व का? लोकसभा में यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, नो कॉन्फिडेंस है ना, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो समूचे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होगा। सारे मंत्री, वही लोकसभा का 15% हो सकता है, ज्यादा ज्यादा उन सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसी कारण मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक साथ तैरते हैं, ठीक है, एवं एक साथ डूबते हैं, कि दे स्विम टुगेदर एंड दे सिंक टुगेदर। ये चीज स्विम कैसे, अगर एक के साथ विश्वास प्रस्ताव है या एक विश्वास प्रस्ताव में चल रहे हैं तो सभी को विश्वास प्रस्ताव प्राप्त होता है। और डूबने का कैसे, कि अगर एक के खिलाफ है विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, किसी एक के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ, तो सभी के खिलाफ वो विश्वास प्रस्ताव पारित माना जाता है और तो फिर सरकार भंग हो जाती है। फिर या तो दूसरे जो दल होते हैं उनको मौका दिया जाता है, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे आते हैं, या दूसरे गठबंधन को दिया जाता है मौका, या फिर आम चुनाव होता है। ये चीज है, ठीक है ना, यू है। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत देखा अपन ने 75(3) संसदीय लोक प्रणाली का आधार स्तंभ। अब अपन ने जैसे यूं बार बार शब्द देख रहे थे, यहाँ आ रहा था अविश्वास प्रस्ताव, है ना, तो अब थोड़ा सा अपन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जान लेते हैं। ये नॉलेज आपको जब अपन भाग 5 में अभी संसद पढ़ेंगे उसमें भी काफी आपको हेल्पफुल रहेगी। ये क्या, देखो सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये रूल 188 है, रूल है ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस है, उनका रूल नंबर 198 है, उसके तहत ये लाया जाता है। ठीक है, ठीक है, रूल नंबर 198। अब देखो जो रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस है ना, आपको बताऊं, जैसे ये है, ये अपन पढ़ेंगे भी जब लोकसभा आएगा। रूल्स फॉर द प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, कि लोकसभा में कार्य कैसे संचालन होगा उससे संबंधित ये नियम है। काफी डिटेल में अपन इनको देखेंगे, आएंगे। ठीक है, ये रहा देखो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, ठीक है, 16th एडिशन 2019 का। इसको अपन डिटेल में देखेंगे, समझ में आएगा ये। ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान देना कि लोकसभा में किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, कब कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, ऐसे। ठीक है ना, तो ये रूल 198। फिर क्या है, प्रधानमंत्री अथवा मंत्री परिषद या केवल एक मंत्री के विरुद्ध उन्हें पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। देखो सिर्फ प्रधानमंत्री के विरुद्ध आ सकता है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आ सकता है, या केवल एक मंत्री के विरुद्ध भी आ सकता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इस प्रस्ताव, फिर क्या, इस प्रस्ताव के लिए स्पीकर की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। अब स्पीकर, जैसे भाई लोकसभा के अध्यक्ष को अपन स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बोल दो चाहे स्पीकर बोल दो, बात तो एक ही है ऐसे। तो चूंकि लोकसभा में है तो इसलिए लोकसभा
कि पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। फिर क्या है, इस प्रस्ताव पर कम से कम 50 संसद सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। 50 संसद सदस्य है, ठीक है ना, संसद सदस्य लिखे हुए देखो, दोनों हाउस के ये हो सकते हैं सहमति के मामले में सिर्फ, ठीक है। 50 होने चाहिए टोटल, 50 लोकसभा से हो सकते हैं, 50 राज्यसभा से हो सकते हैं, दोनों को मिला के भी हो सकते हैं राज्यसभा लोकसभा को, लेकिन 50 संसद सदस्यों की, ठीक है, यूं। फिर देखो इंपॉर्टेंट लाइन है जो सबसे इंपॉर्टेंट, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है तथा केवल लोकसभा के सदस्य इसके पक्ष या विपक्ष में मतदान करते हैं। ये चीज समझने वाली है। 50 की जिनकी सहमति है ना, वो तो संसद सदस्य होते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा लोकसभा दोनों के। लेकिन प्रस्ताव पेश कहाँ होएगा भाई, सहमति तो क्या मतलब, जैसे एक पेपर पे साइन कर दिया, हाँ भाई अविश्वास प्रस्ताव अपन पास करेंगे, फिर वो पेपर स्पीकर को दिया, फिर अब लोकसभा में 198 के तहत पेश होएगा ना ये प्रस्ताव मोशन के रूप में, ऐसे, ठीक है। ये प्रस्ताव पेश होगा सिर्फ लोकसभा में, लोकसभा के सदस्य पक्ष या विपक्ष में वोट डालते हैं। अविश्वास प्रस्ताव विरोधी दल के अविश्वास प्रस्ताव विरोधी दल के संसद सदस्यों द्वारा लाया जाता है। विरोधी दल के संसद सदस्य, विरोधी दल के संसद सदस्य चाहे वो लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, तो 50 जन सहमति हो जाएगी तो वो अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर को दिया जाएगा और फिर स्पीकर उसको लोकसभा में पेश करता है और सिर्फ लोकसभा में ये लाया जाता है, ठीक है ना। सहमति के लिए जो 50 सदस्य हैं वो तो किसी से भी हो सकते हैं ना, संसद के किसी भी सदन से हो सकते हैं। तो इसमें बात ध्यान में रखनी है, देखो कहाँ तो संसद की बात हो रही है 50 सदस्यों के रूप में, और कहाँ लोकसभा की बात हो रही है कि प्रस्ताव को लाने और मतदान के संदर्भ में। दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने, गोल गोल गच्चा नहीं खाना है, ठीक है। ये अविश्वास प्रस्ताव विरोधी दल के संसद सदस्यों द्वारा लाया जाता है। भाई अविश्वास है ना, भाई विरोधी पार्टी तो अविश्वास जाहिर करेगी कि नहीं 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 सरकार को बहुमति नहीं है, तो अविश्वास तो हमेशा विरोधी करते हैं और विश्वास खुद स्वयं सरकार करती है, ऐसे। तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विरोधी दलों द्वारा लाया जाता है। इस प्रस्ताव पर आगामी 10 दिनों में चर्चा होती है, ठीक है ना, मतलब 10 दिन के अंदर चर्चा करनी होती है, वो स्पीकर डिसाइड करता है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चर्चा 10 दिन तक चल सकती है। अब जैसे वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी ने तो सबसे पहले 13 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, तो तीसरे दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो 13वें दिन तो वो कार्रवाई चालू हो गई थी, फिर तीसरे दिन इस्तीफा दिया, तो ऐसा मतलब कि 16 दिन सरकार चली थी, लेकिन ज्यादातर वो 13 दिन कहा जाता है, 13 दिन 13 महीने, लेकिन 16 दिन थी कि तीसरे दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कार्रवाई की, ठीक है। 10 दिनों तक चर्चा होती है, तो नियत तिथि को मतदान कराया जाता है। अब मतदान सिर्फ लोकसभा में होगा, फिर क्या है, मतदान कराया जाता है। फिर क्या, देखो अविश्वास इस, हाँ, यदि 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 सॉरी यदि यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, एक सेकेंड, यदि यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है। देखा ही था अपन ने, तैरते भी एक साथ हैं और डूबते भी एक साथ हैं, स्विम्स टुगेदर एंड सिंक्स टुगेदर, स्विम टुगेदर एंड सिंक टुगेदर, ऐसे। फिर प्रस्ताव के पक्ष व विपक्ष में समान मत पड़ने पर स्पीकर अपना निर्णायक मत देता है। तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, और स्पीकर कहाँ होता है, सिर्फ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष को अपन स्पीकर बोलते हैं, ऐसे। ओम बिरला भी कोटा से, 17 लोकसभा में, ओके, ये चीज है। फिर अपन आगे देखते हैं हाउ इज वोटिंग डन, ठीक है ना, वोटिंग कराने के क्या तरीके हैं अविश्वास प्रस्ताव पर, ठीक है। देखो वॉइस वोट की सिर्फ हाँ या ना में बोल के ही, हाँ ना, ऐसे, मतलब स्पीकर ने बोला कि कौन कौन पक्ष में है तो जोर से बोलते हैं हाँ हम, और विपक्ष में बोलो स्पीकर बोलता है कौन कौन विपक्ष में इसके, ऐसे, तो वो वॉइस वोट हो गया। डिवीजन ऑफ वोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में बहुत रहता है। अभी जैसे जम्मू कश्मीर के वाले मुद्दे पे मांग उठाई गई थी कि मत विभाजन होना चाहिए, तो मत विभाजन में क्या होता है, इन केस ऑफ डिवीजन ऑफ वोट वोटिंग इज डन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आज और पहले स्लिप बांट के होती थी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट क्या होता है कि हर डेस्क के ऊपर एक, जैसे अपन कौन बना करोड़पति में देखते हैं कि हर दर्शक के पास एक वोट मीटर होता है, तो उसमें वो अपने अपने प्रेफरेंस डालते हैं, तो ऐसे ही हर जो संसद सदस्य है उसकी सीट की, मतलब लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में होते हैं वोटिंग मीटर, लेकिन अब अविश्वास प्रस्ताव में तो सिर्फ अपन लोकसभा की बात करेंगे, तो लोकसभा के में हर लोकसभा सदस्य की सीट के ऊपर एक वोटिंग मीटर लगा रहता है, उसके ऊपर यस नो लिखा रहता है, ठीक है। तो जब डिवीजन ऑफ वोट चाहिए तो फिर इसमें वोटिंग होती है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के द्वारा। जब ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वोटिंग मशीन नहीं थी लोकसभा में, तब स्लिप्स बांटी जाती थी, तो वो स्लिप अपने जाहिर शो करके करते थे। और तीसरा तरीका होता है बैलेट वोट के द्वारा, कि बैलेट वोट इज यूजिंग ए सीक्रेट वोट जस्ट लाइक हाउ पीपल वोट ड्यूरिंग इलेक्शन इन पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जैसे मतपत्र छाप दिया, तो मतपत्र पर लिख दिया हाँ या ना, ऐसे।
तो आज जैसे जो ज्यादातर होता है डिवीजन ऑफ वोट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के द्वारा ये वोटिंग होती है इस लोकसभा में, तो इसको अपन बोलते हैं डिवीजन ऑफ वोट, मत विभाजन। मतलब विपक्ष का ये कहना था कि इस पर वोटिंग की जाए इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के द्वारा, वोटिंग मीटर के द्वारा, ऐसे समझ गए। तो ये मत विभाजन है, आता रहता है, बहुत न्यूज में रहता है। फिर एक अच्छी चीज है थोड़ा सा जो अपन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में जान लें कि अभी तक, मतलब आज तारीख तक, ठीक है ना, आज तारीख का मतलब अपने जैसे अक्टूबर 2020 तक, अक्टूबर 2020 तक, अक्टूबर 2020 तक कुल 27 बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है लोकसभा के अंदर। सो फार 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन हैव बीन मूव्ड इन लोकसभा सिंस इंडिपेंडेंस। आचार्य कृपलानी, है ना, जेबी कृपलानी जो था, जगताराम भगवान दास कृपलानी, जेबी कृपलानी, मूव द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट जवाहरलाल नेहरू। मतलब ये जेबी कृपलानी की बनती नहीं थी, सुचित्रा कृपलानी के हस्बैंड ही आचार्य कृपलानी, तो उनके जवाहरलाल नेहरू से बनती नहीं थी, ठीक है। तो 1963 में ये सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के विरोध में लाए थे, इंडिया चाइना वार के जस्ट बाद में। कि भारत चाइना वार 1962 में हुआ था, इसके जस्ट बाद में, चूंकि भारत असफल हो गया था इस बार में, तो इस बार के अंदर युद्ध में, तो इसके जस्ट बाद में ये आचार्य जेबी कृपलानी लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव। ये क्वेश्चन पूछा जाता बहुत, सबसे पहली बार किसके विरोध में आया, जवाहरलाल नेहरू के विरोध में। कौन लाया, जेबी कृपलानी लाया। क्यों, भारत 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत की शर्मनाक हार के कारण। कब आया, 1963। फिर देखते हैं इंदिरा गांधी एज ए प्राइम मिनिस्टर फेस द मोस्ट नंबर ऑफ 15 नो कॉन्फिडेंस मोशन। सबसे ज्यादा किसके विरोध में आए, इंदिरा गांधी के, कितने, 15। लाल बहादुर शास्त्री एंड नरसिम्हा राव बोथ फेस थ्राइस, मोरारजी देसाई ट्वाइस एंड जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी फेस्ड वंस। अटल बिहारी वाजपेयी ने फेस किया। फिर देखो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में थोड़ा देखते हैं, इंटरेस्टिंग है, आगे और आएगा, अपन प्रधानमंत्री जब पढ़ेंगे तब और आएगा लिस्ट टेबल में। अटल बिहारी वाजपेयी लॉन्च्ड नो कॉन्फिडेंस मोशन इन 1999 बाय सिंगल वोट। देखो 13 दिन वाला जो है ना, जब 13 दिन की सरकार चली तो 16 दिन थी, लेकिन 13 दिन बोलते हैं, उसमें तो ये विश्वास प्रस्ताव खुद ही लेके आए थे, समझ रहे हो। और जब ये 13 महीने जब चली थी, 13 महीने, ठीक है ना, इसमें इनके अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव, जो कि AIADMK की नेता जय ललिता के समर्थन नहीं देने के कारण से एक वोट से गिरी थी। ये वो एक वोट वाला है, 269 यस में थे, 270 अगेंस्ट में थे, ऐसे समझ गए। यूं है, मतलब वाजपेयी के फेवर में तो वोट पड़े थे 269 और वाजपेयी के अगेंस्ट में वोट पड़े थे 270। तो ये जयललिता के कारण ये हुआ था। तो 13 महीने में वाले में तो है अविश्वास, 13 दिन वाले में तो है विश्वास प्रस्ताव, और 13 महीने वाले में है अविश्वास प्रस्ताव। 13 दिन में विश्वास प्रस्ताव, तो विश्वास प्रस्ताव पास नहीं करा पाए थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो इस्तीफा दे दिया था 13 दिन, 1996 की बात है। और 13 महीने वाली बात है वो 1999 में, उसमें अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था विपक्ष, वो पास नहीं हो पाया था। तो ये बाकी प्रधानमंत्री ने डिटेल में देखे आएगा, ठीक है। बाई ए सिंगल वोट द नैरो सो फार आफ्टर द जय ललिता लेड AIADMK विड्रॉ सपोर्ट, इट लेड्स टू फ्रेश इलेक्शन। ऐसे 13 महीने बाद ही वापस से आम चुनाव हुए थे, ऐसे। ये अपन जैसे बात है 12वीं लोकसभा में फेल हो गए थे और फिर 13वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे, ऐसे। तो 12वीं लोकसभा जो है वो मात्र, 12th लोकसभा जो है वो मात्र 13 मंथ्स चली थी। फिर 13वीं लोकसभा पूरे 5 साल चली। फिर 14वीं लोकसभा में मनमोहन सिंह आए, 15वीं लोकसभा में मनमोहन सिंह वापस आए 9 से 14। 16वीं लोकसभा में फिर 14 के अंदर पहले मोदी आए, फिर 17वीं लोकसभा के अंदर 2019 में मोदी दूसरी बार आए, ऐसे। ये पूरे प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट उसमें आ जाएगा। फिर क्या, अटल बिहारी वाजपेयी लॉस्ट द नो कॉन्फिडेंस मोशन बाय मार्जिन ऑफ 1 वोट, ये आया 269 217 अप्रैल 1999, ये बात है। फिर आगे क्या है, द लास्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव इन पार्लियामेंट वाज इन 2003, मतलब ये 26 हुआ है ये। अभी तक टोटल 27 बार यूज होने लगा ना, तो 27 बार यूज हुआ था आपने, देखो इसमें लीजिए, ये 2003 में यूज हुआ, 26 हुआ है, सॉरी 2003 में यूज हुआ 26 हुआ है, और 27 हुआ अभी देखेंगे अपन, जो लास्ट अभी तक यूज हुआ है वो 2018 में यूज हुआ मोदी के अगेंस्ट में, ठीक है, ऐसे। तो 26 ये 2003 वाला क्या था, व्हेन कांग्रेस लेड अपोजिशन वाज डिफीटेड बाय द अटल बिहारी वाजपेयी लेड एनडीए गवर्नमेंट इन ट्रस्ट वोट। मतलब ये वाजपेयी ने इस अविश्वास प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया था 2003 वाले को,
That time the issue was related to the re-induction of Defense Minister George Fernandez in the Union Cabinet over the corruption charges. कारगिल में इन पे चार्ज लगा था वो ताबूत घोटाले पे, ऐसा जॉर्ज फर्नांडिस उस समय रक्षा मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, लेकिन वो पास नहीं हो पाया था, ठीक है ना, ऐसे 2003 वाला देखो ये लिखा हुआ ना, सॉरी 2003 वाला, ये 2003 वाला डिफीटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे था, ये था इन दी हीटेड डिबेट विच वेंट until late night Vajpayee has taunted the then Congress President Sonia Gandhi by asking her to come to मैदान field for an electoral bout, मतलब दम है तो चुनाव मैदान में आ जाओ देख लेंगे तुम्हें, ऐसे था, लेकिन ये कोई खतरा उत्पन्न नहीं हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी पे इस पे। फिर जो अपन लेटेस्ट देखते हैं 27वां, उसका वर्णन नीचे है, थोड़ा सा बताया था आपको, सॉरी ये वर्णन 27वां, ये ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट टुडे, ये कब की बात है, 18 जुलाई 2018, ये 27th है जो अब तक लास्ट है। ऑन वेडनेसडे जुलाई 18 2018 किशनगी श्रीनिवासन ये एमपी फ्रॉम द बीजेपी फॉर्मर अलाइड टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी मूवी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द मोदी, ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी लेके आई अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज एक्सेप्टेड बाय लोकसभा स्पीकर, भाई लोकसभा स्पीकर उसे एक्सेप्ट करता है, सुमित्रा महाजन थी उस समय, बट ऑन 20 जुलाई इट वाज डिफीटेड बाय ये 325-126 वोट, मतलब 325 मत तो जो हैं मोदी के पक्ष में पड़े और 126 मत मोदी के अगेंस्ट में पड़े, ये है कहने का मतलब, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में तो पड़े 126 वोट और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में पड़े 335, भाई अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में जो वोट होंगे ना वही तो मोदी के फेवर में होंगे, भाई अविश्वास प्रस्ताव तो ये था कि मोदी को हटाओ, ठीक है, तो 325 लोगों ने तो बोला कि नहीं मोदी को नहीं हटाना है, 126 लोगों ने बोला कि मोदी को हटाना है, तो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में तो 126 ही थे ना, ऐसे यू, तो इसको अपन बोलते हैं 325-126, ओके, मतलब मोदी के फेवर में 325 थे, ये बात, जैसे अभी अटल बिहारी वाजपेयी वाला अपन ने ऊपर देखा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी के फेवर में थे 269 और अटल बिहारी वाजपेयी के अगेंस्ट में थे 270, देखो ये था ना, ये लिखा हुआ, ये तो हमेशा वोटिंग ऐसी लिखी जाती है, पहले फेवर में दूसरा अगेंस्ट में, सरकार के मतलब, तो वाजपेयी के फेवर में 269 थे और वाजपेयी के अगेंस्ट में 270 थे, तो इसलिए वाजपेयी एक मत से हार गए। अब यहाँ नीचे वाला देखो क्या था, ये देखो, ये सॉरी 325 जैसे अपन देखें तो ये 325 वाजपेयी सॉरी मोदी के फेवर में और 126 मोदी के अगेंस्ट में, जैसे ऊपर अपन देखा था ना, यहाँ फेवर था यहाँ अगेंस्ट था, यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, ये फेवर है और ये अगेंस्ट है, ऐसे सरकार के, है ना, ये सरकार के फेवर में आ रही है, और इसका विलोम कर दोगे तो वो अविश्वास प्रस्ताव के फेवर में बात हो जाएगी, ऐसे ध्यान रखो, है ना, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कॉन्फिडेंस मोशन, तो कॉन्फिडेंस मोशन का बिल्कुल मतलब अविश्वास प्रस्ताव का उल्टा है विश्वास प्रस्ताव, जैसे अविश्वास प्रस्ताव तो अपन देखते हैं कि विपक्षी लेके आते हैं और विश्वास प्रस्ताव खुद सरकार लेके आती है, ये जैसे वाजपेयी लाए, तो ये क्या है, देखो सरकार द्वारा स्वयं लोकसभा में अपना बहुमत, है ना, स्वयं आ रहा है, स्वयं ऊपर विपक्ष था यहाँ स्वयं है, स्वयं लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, समझ रहे हो, तो ये भी जैसे क्या है सिर्फ लोकसभा में पेश होता है और लोकसभा के सदस्य ही इसके फेवर या अगेंस्ट में वोटिंग करते हैं। इसका विकास परंपरागत रूप में हुआ है, ठीक है, ट्रेडिशन के हिसाब से। भारत में सर्वप्रथम चौधरी चरण सिंह ने 1979 में विश्वास मत प्राप्त करने के कहा गया था, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद 1989 से प्राय सभी 1989 से प्राय सभी प्रधानमंत्री विश्वास मत प्राप्त करते रहे हैं, ऐसा। और 1996 में जैसे जो है ना, वो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी विश्वास मत पेश किया था, लेकिन वो विश्वास मत अपना पास नहीं करवा पाए, ऐसे, समझ गए, ये चीज है। और फिर 1999 में जैसे अपन जैसे देखते हैं तो वो एक मत से जो गिरी थी सरकार, एक मत वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अविश्वास प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष लेके आया था। 13 दिन वाला जो है वो विश्वास प्रस्ताव है, ठीक है, और 13 महीने वाला जैसे जो है ना एक मत वाला, वो 13 महीने वाला जो है वो अविश्वास प्रस्ताव है, ऐसे ऊपर भी मैंने आपको बता दिया था।
ये विश्वास है, ये अविश्वास है, ऐसे। ये तेरा दिन है, ये तेरा मंत्र, यूं ध्यान रखना। ओके, ऐसे। प्रधानमंत्री जब अपन देखेंगे टेबल, उसमें और आएगी चीज डिटेल में। फिर अब आगे अपन देखते हैं मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ। मंत्री जो शपथ लेते हैं वो, तो इसको एक जीवनता के माध्यम से देखते हैं, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो शपथ का जैसे जो है सिस्टम, वो देखो क्या है लिखा हुआ, देखो वीडियो तो देखेंगे अभी। देखो क्या, मंत्री परिषद, मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व, मंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को तीसरी अनुसूची में वर्णित प्रारूप के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। ठीक है, तो तीसरी अनुसूची में वर्णित है ये शपथों का। जैसे मैंने आपको प्रधानमंत्री वाली दिखाई थी, तो प्रधानमंत्री के लिए कोई अलग से शपथ नहीं होती, वो मंत्री वाली शपथ ही प्रधानमंत्री लेता है, बस वो मंत्री की जगह प्रधानमंत्री शब्द वो पढ़ता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया भी था। तो अब अपन देखते हैं मंत्री की शपथ। तो प्रत्येक मंत्री दो शपथ लेता है, एक तो पद की लेता है और एक गोपनीयता की लेता है। और ये प्रारूप कहाँ है, तीसरी अनुसूची में, तीसरी अनुसूची। लेकिन मैंने बताया सभी, हर व्यक्ति की नहीं है, हर संवैधानिक पद का प्रारूप वहां नहीं है, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नहीं है, संबंधित आर्टिकल में लिखी हुई है। जैसे एक बार कमेंट करके बताओ, राष्ट्रपति का शपथ प्रारूप कौन सी आर्टिकल में, मतलब तीसरी अनुसूची में नहीं है, लेकिन किस वही आर्टिकल में चिपकी हुई है। तो बताओ, जैसे राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन कौन से अनुच्छेद के अंदर है, मतलब 57 में है, 58 में है, 59 में है, या 56 में है, बताओ। ठीक है, और हो सकता है इनमें से नहीं हो, मेरे हिसाब से तो इनमें होनी चाहिए, देख लेना, अगर इनमें से नहीं हो तो आप बता दो। और राष्ट्रपति का बताओ, जैसे शपथ का प्रारूप कौन सी में है, 66 में, 67 में है, 68 में है, या 65 में है। ठीक है, ये इनमें से बताओ, है ना। ये तो उपराष्ट्रपति का बताओ शपथ प्रारूप कौन से आर्टिकल में, और एक राष्ट्रपति का बताओ। और इनमें से अगर कोई, इनसे अलग कोई आंसर है तो वो मुझे बता दो, मेरे को ध्यान नहीं है। ठीक है, ये तो ये शपथ प्रारूप अपन देखते हैं। और शपथ दिलाता कौन है प्रत्येक मंत्री को, राष्ट्रपति, ऐसे। ठीक है, और मंत्रालयों का आवंटन भी राष्ट्रपति ही करता है, जैसे बना के अपन देखेंगे एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स में 77 के तहत। लेकिन वो सारा काम मंत्रिपरिषद की सलाह के ऊपर किया जाता है, ऐसे। अब सबसे पहले अपन जैसे देखते हैं पद की शपथ, कि पद की शपथ में प्रत्येक मंत्री क्या कहता है। अब देखो वीडियो के माध्यम से अपन देख लेते हैं ये। देखो ये तो मोदी करके आए, राजनाथ सिंह। नरेंद्र मोदी बाद अब राजनाथ सिंह का अनाउंसमेंट हुआ नाम का शपथ के लिए, है ना। तो राजनाथ सिंह शपथ लेंगे, मैं आपको टेक्स्ट दिखा देता हूँ, टेक्स्ट में देखो। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। समझ गए? ये ऐसे फिर हर मंत्री को शपथ दिलाते रहते हैं। अभी देखो ये तो राजनाथ सिंह का है। तो जीवन देख के चीजों को समझो, रियलाइज करो, फील करो कैसे होता है। ये देखो श्री अमित शाह। मैं
मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित तो ऐसे भारत सिस्टम है, के फिर आप संविधान के लिंक आपके प्रति पास है, आप देख सकते हो सच्ची आराम से ना। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं ये तो ऐसे अपन ने पद और गोपनीयता शपथ मंत्रियों की देख ली, ठीक है, अनुसूची 3 में वर्णित। ओके, फिर अपन आगे बढ़ाते हैं, क्या है पद और गोपनीयता के आगे ये। फिर अपन अनुच्छेद देखते हैं 75(5). 75(5) क्या कहता है, ये देखो माइक्रो के रूप में देख लो पहले 75(5) में क्या चीज है ना। माइक्रो बार बार दिखाता रहता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे हो जाए। एक मिनट, ये रहा माइक्रो 75(5), ये 75(5) का माइक्रो क्या बोलता है, 75(5) का माइक्रो ये रहा, क्या है कि निरंतर 6 माह तक संसद सदस्य नहीं, वो मंत्री नहीं रह सकता। तो ये दूसरा इसका मतलब ये है कि अगर मंत्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो मंत्री बना दिया गया है लेकिन मंत्री बनते समय वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने की अवधि के समाप्ति से पूर्व उसको किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, जैसे प्रधानमंत्री में देखा था अपन ने ऐसे। तो ये क्या है देखो कि गैर संसद सदस्य को मंत्री के पद पर नियुक्त, अनुच्छेद 75(5) क्या है, मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। किसी भी सदन का देख लो, चाहे लोकसभा का हो सकता है, चाहे राज्यसभा का हो सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना सांसद हुए अधिकतम 6 महीने तक मंत्री पद धारण कर सकता है। 6 माह के अंदर उस व्यक्ति को किसी भी सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है। अब वो बात दूसरी है कि लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु अभी अपन देखी थी 25 साल, प्रधानमंत्री वाले में बिल्कुल डीप में बताया है। राज्यसभा के लिए 30 साल, और वोटर की जैसे जो आईडी अपने वोट डालने की जो आईडी का उम्र है वो 18 साल है। तो 18 वोट डालना के आप योग्य हो जाओ तो जरूरी नहीं कि आप मंत्री बन जाओगे। आप 19 साल के हो ना तो आप मंत्री नहीं बन सकते। आप वोट डाल सकते हो लोग, मतलब चुनाव में, लोकसभा, राज्यसभा और स्थानीय निकायों के लिए, लेकिन आप प्रधानमंत्री और मंत्री नहीं बन सकते। अगर आपकी उम्र 18 से 25 साल के बीच है तो आप सिर्फ वोट डाल सकते हो, लेकिन आप प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अंदर मंत्री नहीं बन सकते या मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि अभी अपन केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। राज्य सरकार के अंदर सिस्टम थोड़ा अलग हो जाता है। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में आप 18 से 25 के बीच के अंदर आप मंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि केंद्र सरकार में मंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा राज्यसभा का सदस्य होना आवश्यक है 6 माह की अवधि के अंदर अंदर। लेकिन चूंकि लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 है और लोकसभा के सदस्य के लिए, और राज्यसभा की 30 है, तो 18 से 25 आप हो गए, वोट डाल सकते हो, लेकिन आप केंद्र के अंदर मंत्री नहीं बन सकते। राज्य के अंदर सिस्टम अलग हो जाता है, खासतौर पर जब बात आती है किसकी, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ठीक है ना, विधान परिषदों की। ऐसे समझ गए। तो अभी केंद्र की बात करते हैं अपन, तो सिर्फ तो केंद्र के संदर्भ में आपको बताया लोकसभा राज्यसभा। ओके ओके। फिर क्या, उच्चतम न्यायालय ने तेज प्रकाश सिंह वाद वर्ष 2011 में स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर सांसद न बन सके तो उसे पुनः मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब उसको बार बार अपन मौका नहीं दे सकते। एक बार मौका दे दिया, बन गया तो वेल एंड गुड, नहीं बना तो फिर दोबारा उसको मौका नहीं दिया जाए। ये चीज है इसके अंदर। फिर आगे देखते हैं अपन इसमें आगे। तो अब अपन बात करते हैं वेतन भत्तों की। तो वेतन भत्तों का 75(6) के अंदर वर्णन है आर्टिकल। मंत्रियों के वेतन भत्ते, मंत्रियों के वेतन भत्ते संविधान की द्वितीय अनुसूची में वर्णित नहीं है, बार बार बता चुका हूँ। प्रधानमंत्री के भी नहीं है तो भाई अन्य मंत्रियों के भी नहीं है। तो फिर क्या होता है, समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे अधिनियम बनाओ 1952 का मंत्रियों के वेतन में भत्ते अधिनियम, द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952। जी मैंने अपन ने जब अनुच्छेद 74 पढ़ा था तब डिटेल में बताया, ये चारों प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख इसी एक्ट के अंदर है, ना कि संविधान के अंदर है। फिर अभी अपन जैसे देखते हैं कोविड महामारी के कारण जो 30% रिडक्शन किया गया, तो उसके संबंधी जैसे बिल अभी मानसून सत्र में लाया गया 2020 के अंदर, उसका मैंने लिंक दिया हुआ आपको, पहले मैंने आपको दिखाया था सारा। तो आपके सुलभ संदर्भ के लिए ये उसी का स्क्रीनशॉट है। तो वहाँ अपन जैसे देख सकते हैं कि मंत्री की सैलरी वगैरह ये सारी ऐसे बेसिक सैलरी अभी जैसे जो वर्तमान में 17,000 कोविड के कारण वैसे 1 लाख थी बेसिक, ठीक है। फिर ये 4 प्रकार के मंत्री हैं, जिस प्रकार का जो मंत्री है उसको उसी के हिसाब से वेतन मिलता है, ठीक है। ये है प्रधानमंत्री है, तो देखो यहाँ तक का तो मैंने बताया था, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। प्रधानमंत्री है तो उसमें 2100 रुपये जुड़ गए, कैबिनेट है तो 1400 रुपये जुड़ गए, इन तीनों के टोटल के अंदर ऐसे। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट है 700 ऐसे, और डिप्टी मिनिस्टर है तो 420 रुपये जुड़ गए उसमें। और ये 4 प्रकार के मंत्रियों का उल्लेख इस 1952 वाले अधिनियम में है, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। और जैसे मैंने बताया था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का उल्लेख इस 1952 वाले अधिनियम में नहीं है, ये उसी का स्क्रीनशॉट है 1952 वाले अधिनियम में। ऐसी बात है, ठीक है ना। और ये जो 30% का रिडक्शन हुआ है, देखो ये दीज द गिवन चेंजेस आर मेड फॉर ए पीरियड ऑफ
1 ईयर इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 कोविड के कारण जो ये हुआ, ये 1 साल के लिए कटौती है। और ये कटौती का संबंधित जो बिल है मैंने आपको बताया था पहले वाली फाइल के अंदर कि अध्यादेश के रूप में पेश हुआ था, अध्यादेश के रूप में पास हुआ जारी, और फिर मानसून सत्र के अंदर बिल के रूप में ये पेश हुआ। क्योंकि कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी होता है आगामी 6 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा वो पास होना जरूरी है, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज हो गई इससे। तो ये जो अपन ने देखा टोटल, ये आर्टिकल आगे कुछ एक बार देख लें। तो ये जो टोटल अपन ने देखा, ये आर्टिकल 75 के बारे में डिटेल में था। ऐसे इसको आप देखो, काफी चीजें इसमें समझ में आएंगी। ठीक है ना, ओके।